तो इधर ध्यान देंगे तो बच्चों पिछली क्लास में हमने बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ी थी क्या, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे। तो आईसीआई की अगर आपके पास किताब नहीं आई है तो आईसीआई की किताब नहीं आई तो उसका पीडीएफ तो होगा ना, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, ऐसे देखोगे एक इलिस्ट्रेशन और है उसमें ना, जो ROR RNOR NR पे है तो इलिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अगर पुरानी वाली बुक आ गई ना आईसीआई की तो उसके भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, वो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, पर ईयर क्या होगा, ईयर वो पुराना होगा, ठीक है। अपने एग्जाम में जो ईयर आ रहा है वो उससे पुराना वाला ईयर होगा, लेकिन बाकी डेटा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एकदम सेम मिलेगा। तो वो बस मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता कि बच्चा ईयर देख कंफ्यूज हो जाता है कि सर आप पढ़ा रहे हो ये वाला ईयर, आईसीआई किताब में दे रखा है ये वाला ईयर, तो हमें कौन सी ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आईसीआई ने अगर पुरानी बुक भेजी है तो जब तक आप नई बुक नहीं मंगाते तब तक आप पुरानी बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन सेम है, ईयर से घबराना मत कि कौन सा ईयर दे रखा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ROR NOR NR आज हमें सीखना है कि सर जो ROR NOR और NR बनते कैसे हैं भाई, है ना, वो बनते कैसे हैं। तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज तो मान ली मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूं। एक सीए स्टूडेंट ने लड़की को बोला आई एम योर, प्रपोज किया, लड़की क्या बोल रही है, 1 साल बड़ी हो, होश में आ जा। लड़का भी होशियार, कह रहा है इसमें क्या दिक्कत है, तू असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर। सही बात है कि नहीं, बोलो सही बात है कि नहीं। तो भाई पढ़े लिखे लोग ऐसे ही प्रपोज करते हैं, है ना। बस चलो भाई इधर ध्यान देंगे। तो जिंदगी में कभी भी उम्र ऊपर नीचे हो तो घर वालों को क्या बोल देंगे, मम्मी कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस असेसमेंट ईयर चलता है कि नहीं बात। पर ऐसा मत करना कि असेसमेंट ईयर हो 15 साल और प्रीवियस ईयर हो, ऐसा मत करना, तो घर वाले नहीं मानेंगे, तो घर वाले नहीं मानेंगे भाई, इतना प्रीवियस असेसमेंट ईयर नहीं चल सकता है ना, क्योंकि लॉ में हमने पढ़ा इमीडिएट असेसमेंट प्रीवियस ईयर। तो सर चलो ये तो हो गया मजाक की बात। अब बात करते हैं सर, आपने पढ़ाया सेक्शन 5, क्योंकि लॉ में भी ताई ने हमारी पहले सेक्शन 5 ही बनाया है। आज हम पढ़ेंगे क्या, धारा 6 ये बताता है ना, सेक्शन 6। तो धारा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है याद करनी जितना लॉ में इंपॉर्टेंट है याद करना, उतना टैक्स में भी इंपॉर्टेंट है याद करना क्या, सेक्शन। टैक्स में इतने सारे सेक्शंस नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन फिर भी हमें याद जितने मिलेंगे उतने याद करने, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपनी लॉ की तरह भयंकर भयंकर भरे पड़े, ऐसा नहीं है ना। लेकिन जितने भी सेक्शन है याद करना है, क्योंकि टैक्सेस में क्या होता है, टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको सेक्शंस के साथ साथ ना कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स। जैसे सेक्शन 6 ने ये बोला कि किसी भी बंदे को अगर रेजिडेंट बनाना है तो उसका इंडिया में स्टे होना कितना जरूरी है, इंडिया में वो रुक जाए, स्टे हो जाए कितने दिन, 182 डेज। ज्यादा ही बात मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ताई हमारी बोलती है कि तेरे आधार कार्ड से, बाबू तेरे आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से, है ना, बैंक नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पैन नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है तुम इंडिया में कितने दिन रुक गए। तो अगर तुम पूरी दुनिया में से, मतलब मंगल ग्रह से जादू भी है ना, जादू जादू झूक झूक करता हुआ, अगर तुम पूरी दुनिया में से अगर कोई बंदा इंडिया में 182 दिन रुक गया तो मान ना मान मैं तेरे मेहमान। ताई ने बोला मान ना मान, तू हमारा मेहमान हम तेरे मेहमान, तू इंडिया में क्या माना जाएगा, तू इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा भैया लोग, रेजिडेंट माना जाएगा। रेजिडेंट मानने का मतलब है इतनी बात तो पक्की होगी कि तू कहीं ना कहीं इंडिया में लपेटे में आएगा और टैक्स भरेगा। अगर रेजिडेंट बनने के बाद तू बना ROR तो समझ गए भाई वो तो मंगल ग्रह पे भी कमाएगा, हिंदुस्तान में टैक्स देगा। रेजिडेंट बनने के बाद वो बना RNOR तो अर्न इन इंडिया टैक्स, रिसीव इन इंडिया टैक्स और अर्न आउटसाइड इंडिया भी टैक्स, अगर हेड ऑफिस। इतनी बात समझ में आ गई ना। इसलिए वो सेक्शन पहले पढ़ाया था कि ताकि जब हम किसी को रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना रहे हो तो हमें पता रहे बात कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि सेक्शन 5 के तहत उससे क्या वसूल सके, टैक्स वसूल सके। उसके क्वेश्चन तुम कर चुके हो, है ना, कई सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में यही किया था, क्वेश्चन ही करे थे हमने। अब ये बताओ, जैसे रामायण आती है ना, आजकल रामायण भी आ रही है, जैसे सोनी चैनल पर रामायण हमने देखी भी। रावण की मृत्यु का कारण क्या था, रावण के बुरे पाप नहीं, हाँ, रावण ने किडनैपिंग करी। पुराना लॉ देखो कितना खतरनाक है कि किडनैपिंग की सजा क्या होती थी, मृत्युदंड। 2 अल्टीमेटम दो, एक बार हनुमान जी से, एक बार अंगद जी से, और फिर निपटा दो मामला, है कि नहीं बात।
तो किडनैपिंग की सजा पुराने जमाने में ज्यादा खतरनाक थी आजकल की सजा से, है ना। तो पुराने लोग ज्यादा क्या थे, डेंजर थे, राइट। लेकिन फिर भी हमने उनसे एक चीज सीखी कि जैसे तुमने बच्चों ने पढ़ा था ना कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, कस्टम एंड यूसेज। तो कस्टम, ये कस्टम ही तो है ना। जब मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूं तो बच्चों को बताता हूं कि मारने की सजा हमने नहीं बनाई, किसने बनाई, भगवान राम ने बनाई है। वो किडनैप भी तो कर सकते थे किसको, किडनैपिंग का बदला किडनैपिंग, टिट फॉर टैट। पर उन्होंने रावण को किडनैप नहीं किया, क्या किया। तो भाई ये तो बड़ी खतरनाक सजा है। तो इसलिए लॉ हमारे कस्टम से बनता है। तो बहुत सारे लॉ गीता से इंस्पायर होते हैं, रामायण से इंस्पायर होते हैं, है ना, इस तरीके से। लेकिन वहां एक चीज हमने देखी कि रावण की मृत्यु का कारण किडनैपिंग नहीं थी, रावण की मृत्यु का कारण था उनके भाई, घर का भेदी लंका ढाए। कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो भाई वो इंसल्ट आज भी झेलनी पड़ती है विभीषण जी को। अब ऐसे ही जो घर के भेदी विभीषण नहीं हमारे घर में भी हैं और आज भी जिंदा है। पर्सनल लेवल पे नहीं कह रहा तुम्हारे घर में मैं, कभी तुम सोच लो हाँ भाई मेरा भाई है, पहले तो वही शिकायत करता है घर वालों से, छोटे वाला है कि नहीं बात। तो घर के भेदी मतलब हमारे कहने का घर का मतलब है देश, देश के भी कई भेदी हैं। अब उन देश के भेदी ने पता क्या किया, उन्होंने पूरी दुनिया में ये बात बता दी कि जो भी दोस्त यार है ना जानने वाले हैं कि भाई इंडिया से बच के रहना है। मतलब हमें इंडिया को टैक्स दिलवाना है, हम उल्टा क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। हमने कह रहे हैं हमें इंडिया से बच के रहना है। कैसे बच के रहना है, हमने बोल दिया कि भैया अगर तुम इंडिया में 182 दिन आ गए ना, 182 डेज आ गए, तुम्हें लपेटा जाएगा और तुम्हें इंडिया में क्या देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। तुम रेजिडेंट तो बनेंगे, बाद में आरओआर बनो और एनओआर बनो, इससे मतलब टैक्स तो देना पड़ेगा। अन इंडिया सिर्फ इंडिया टैक्स तो देना पड़ेगा। तो लोग कहने लगे अरे भाई अच्छा हुआ तूने बता दिया। तो बहुत सारे लोग जो इंडिया में आते हैं वो कितने दिन नहीं रुकते, वो 182 डेज रुकते नहीं है। तो गलत बात है कि नहीं। तो घर के बेदी ने क्या किया, है ना, ताई एक कदम आगे और तो ताई और मैं एक दिन लूडो खेल रहे थे, लूडो खेली है, टक 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 गोटी है ना। ताई और मैं एक दिन लूडो खेल रहे थे। ताई ने बोला यार हमको एक बात बताओ यार, 182 दिन वाली बात तो सही है, लूडो में भी तो, मैंने कहा ताई लूडो में भी तो दो चीजों से गोटी खुलती है, कब, या तो 6 पे गोटी खुलेगी या फिर। तो मैंने कहा ताई एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है कि भाई घर के बेदी लंका ढा रहे, घर के बेदी लंका ढा रहे, तुम भी क्या करो, तुम भी लूडो की तरह गोटी कितने पे खोलो, 2 पे खोलो। यानी तुम भी किसी बंदे को रेजिडेंट 2 बार पासा फेंकने पे बनाओ ना। एक बार पासा फेंका 182 दिन निकल गए, लपेट गया भाई तू, है ना। एक बार पासा फेंका क्या हो गया। और मैंने कहा भाई अगर कोई बंदा 182 डेज आता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है 182 डेज पे क्या होगा, रेजिडेंट बनेगा। तो ताई ने गोटी दूसरे पे खुलवाई। अभी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो ताई ने बोला गोटी खुलेगी 1 पर या 6 पर। तो ताई ने बोला इस बार तू अपने यहां पे रहेगा 60 डेज। 60 डेज कहां पे, मेरे प्रीवियस ईयर में, माई प्रीवियस ईयर में। अब 60 डेज तो बहुत कम होते हैं, है ना यार। कोई आईपीएल में बंदा खेलने आ रहा है, वो कह रहा है कि साथ में कुछ घूम फिर भी लूंगा, तो 60 दिन तो उसके ही हो जाएंगे। तो आईपीएल के जितने प्लेयर हैं वो घबरा के कहने लगे सर क्या लॉ बना रहे हो, ये 45 दिन आईपीएल चलता है, 45-50 दिन, उसके बाद 10-15 दिन ऊपर नीचे हो गए, चलो यार कुछ घूम लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। कोहली ने बोला चल डिनर पे आ जा, है कि नहीं बात। एक दिन वहां चले गए, एक दिन किसी और के चले गए, है ना, राइट। एक दिन मुंबई घूम, यार तुम तो मतलब हम 60-65 दिन में अगर इंडिया में आके रह रहे तो इंडिया के रेजिडेंट बन गए। तो ताई ने कहा देखो भैया जो लिख दिया वो लिख दिया, बदल नहीं सकती मैं। 60 दिन अपने प्रीवियस ईयर में, पर ताई ने इस शर्त के साथ एक शर्त और जोड़ दी। ताई ने कहा घबराओ मत, एक चीज और पूरी करना, 365 दिन इन लास्ट प्रीवियस ईयर, यानी अपने ईयर को छोड़कर, अपने ईयर को छोड़कर पिछले 4 सालों में तुम कितने दिन रह गए हो इंडिया में बाबू, कितने दिन, 365 डेज, है ना। तो आईपीएल वाले कहने लगे चलो हम तो बच जाएंगे, है कि नहीं बात। अब ये बताओ कौन सी कंडीशन से बंदा इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, दोनों पूरी करनी पड़ेंगी या एक। हाँ, लूडो की गोटी की तरह, लूडो की गोटी की तरह, या तो 182 दिन इंडिया में क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए, या फिर ये बात हमें बता दी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में, ठीक है। अब एनी पर्सन इन इंडिया विल बिकम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही स्टे 182 डेज इन इंडिया, और बाबू और
60 डेज इन माई प्रीवियस ईयर। अब ये बताओ मुझे प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है? हाँ, तो ये दोनों क्या गाना गाते हैं? नहीं, गाना कौन सा गाएंगे? हाँ बिल्कुल, अब तुम समझ गए भाई। ये गाना क्या गाते हैं? जन्मों के साथी हम साथ साथ है कि नहीं बात? हम साथ साथ है। इन दोनों को कभी भी जुदा नहीं करना भाई एक दूसरे से, है ना। अब बच्चा कह रहा है सर क्या मतलब इन दोनों को कभी भी अलग अलग मत करना, अगर अलग अलग कर दिया तो अब मेरा सवाल सुनो। अब हमने बोला सर ये दोनों गाएंगे हम साथ साथ हैं, है ना, तू जहां मैं वहां, ठीक है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसे गाने गाएंगे। अब मैं कह रहा हूं ठीक है हमने इन दोनों को अलग कर दिया, अब क्या होगा? एक बंदा इंडिया में 60 दिन तो रुका। अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 1, एक बंदा इंडिया में कितने दिन रुका? अपने प्रीवियस ईयर में 60 दिन रुका, लेकिन जब मैंने प्लस में 365 डेज की शर्त डाली तो पता लगा पिछले 4 साल का टोटल 365 की जगह 360 था। अब बताओ अब क्या होगा? तो फिर क्या बनेगा? अगर कोई बंदा गीला नहीं है तो जो गीला नहीं है वो कौन है? सूखा है ना, सही बात है कि नहीं? और जो सूखा है वो, अब तुम और मैं सूखे, बाहर बरसात हो रही है लेकिन तुम और मैं सूखे तो हम क्या नहीं है? तो ताई ने ऐसी मजे लिए, ताई ने रेजिडेंट बनाने की प्रक्रिया बताई, नॉन रेजिडेंट बनाने की प्रक्रिया नहीं बताई। ताई ने पता क्या बोला? इफ द पर्सन इज नॉट रेजिडेंट देन इट विल बी, इफ अ पर्सन इज नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया देन ही विल बी नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब देयर इज अ ओनली डेफिनेशन एंड द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द रेजिडेंट। समझे ना बात? तो इसको अब इंटरप्रिटेट कैसे करें? अब इंटरप्रिटेट ऐसी तो करेंगे, एक बंदा इंडिया में 60 दिन रुका, पिछले 4 साल का टोटल 360 था, तो अब उसे हम रेजिडेंट नहीं बोल रहे, अब उसे क्या बोलेंगे? ओ भाई समझ गए बात? समझ गए? अब ऐसी मुझे बताओ, कोई भी पर्सन इंडिया में आया और उसने इंडिया में स्टे किया, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया में स्टे किया 50 डेज, कितने दिन भैया? 50 डेज। तो क्या वो इंडिया में रेजिडेंट बना इससे? क्या वो इंडिया में रेजिडेंट बना इससे? तो वो क्या बन गया? यानी देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट, देयर इज अ डेफिनेशन ओनली, है ना। जैसे बच्चों ने पढ़ी थी ना, जीवन कितना सरल है। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, याद आई बात? ठीक है, राइट, बिल्कुल सेम बात। अ नॉन रेजिडेंट इज द पर्सन विच इज नॉट अ, तो इसको लेकिन कैलकुलेशन बेस पे इसको रिवर्स समझ में आई ना बात? कैसे कैलकुलेशन करनी है? ऐसे करनी है। तो 50 दिन वो यहां नहीं रहा और ये यहां नहीं रहा, इसका मतलब ये दोनों को एक साथ होना जरूरी है, दोनों को एक साथ होना जरूरी है। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो इन दोनों को अलग अलग करते हुए बंदा क्या बन गया? बोलो भाई, जमती बात, क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। नोट करा इतना? रजिस्टर में नोट करते जाएंगे भाई, रजिस्टर में नोट करते जाएंगे। किताब इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो मैं बनवा रहा हूं ना चार्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस एग्जाम से पहले यही रिवाइज करना है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ रजिस्टर में नोट करते जाएंगे, ठीक है। हाँ भैया, अब देखो अगली बात, अमीन दीदी की अरदास है 101 रुपए की, जमा करते रहना है ना। हाँ इसकी, अब ये कह रही है सर एक बात बताओ, पहली अरदास कि सर ये भारत का नक्शा लेट से, ठीक है, पीटर भैया है जाले फेंकते फेंकते और वो इंडिया में आके यहां पर आए और यहां पे रुके वो 60 डेज, कितने दिन? फिर वो निकल लिए वापस, ये तो कह रहे थे तुम, फिर वो निकल लिए वापस अपने देश न्यूयॉर्क, कहने लगे चलो फिर चलते हैं भाई, गोवा चलते हैं सर्दियों के मौसम में। वो यहां पे आए और यहां रुके कितने दिन? 100 दिन। फिर वो निकल लिए वापस, फिर उन्हें पता नहीं क्या मजा आया, कहने लगे चलो भाई कुछ दिन बंगाल में गुजारते हैं। फिर वो बंगाल की खाड़ी की साइड चले गए और यहां पे रुके 40 डेज, कितने दिन? फिर वापस आए और 40 डेज यहां पे रुके। अब बताओ रेजिडेंट होंगे या नहीं होंगे दीदी? हाँ एक ही साल में, जो भी डेटा करूंगा मैं अपने प्रीवियस ईयर का बताऊंगा, ईयर कभी चेंज नहीं करेंगे अपने ईयर में। रेजिडेंट होगा नहीं होगा?
कैसे पता लगा? हाँ, टोटल कितने दिन रुक गया। अब अगर तुम लॉ पढ़ोगे तो लॉ में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि पूरे के पूरे कंटिन्यू ही तुम्हें इंडिया में रुकना है। आप चाहो तो कैसे रुक सकते हो? डिसकंटिन्यू करके भी रुक सकते हो। जैसे देखो ये लिखा इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हैं हम। किसके लिए पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल के लिए। बेसिक कंडीशन क्या होगी? 182 डेज और 60 प्लस 365। बोलो। पहली बात, देयर इज नो कंडीशन ऑफ स्टे रेगुलरली। इसका मतलब तुम कैसे रह सकते हो? बोलो। हाँ, यानी कि अब तुम अगर चाहो तो कैसे रुक सकते हो भाई? इर्रेगुलर, यानी कि डिसकंटिन्यू वे में भी रुक सकते हो। और कोई सवाल? हाँ, अब देखो दूसरा सवाल मैं बता रहा हूं क्या है। अब ये दीदी कह रही है कि सर कोई बंदा इंडिया में आया तो क्या ताई ने उससे विवाह कर लिया? बताओ, अगर पीटर इंडिया में आया तो पीटर वेड्स ताई हो गया क्या? ताऊ नाराज नहीं हो जाएंगे हमारे? क्या कर रहा है? हैं? ताई मेरे विवाह तू कैसे कर रहा है? समझे? अगर कोई बंदा इंडिया में आया और मेरे प्रीवियस ईयर में वो क्या बन गया? मेरे प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट है, तो उसके साथ विवाह करने का मतलब है अब उसके साथ 7 जन्मों के रिश्ते निभाने हमें। बोलो। तीज भी यही मनाएगा और दिवाली भी यही मनाएगा, अगले साल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि रेजिडेंशियल स्टेटस हैप्पी बर्थडे की तरह है, जो हर साल चेंज नहीं, हर साल बनाया जा सकता अलग अलग तरीके से। लेकिन विवाह नहीं है कि जो जीवन में क्या होगा, एक ही बार होगा फिर तुमने विवाह कर लिया, फिर तो कोई आएगा नहीं इंडिया में। अब एक बंदा गलती से इंडिया में रेजिडेंट हो गया, वो कह रहा है यार मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गलती से 182 दिन इंडिया में रुक गया, लपेट लिया मुझे ताई ने। इसका मतलब ये थोड़ी कि अगले साल वो एक भी दिन नहीं आया, उसे इतना गुस्सा आया इंडिया के ऊपर, अगले साल वो एक भी दिन, उन्होंने कसम खा ली इंडिया में घुसूंगा ही नहीं मैं। अब वो कह रहा है इंडिया में कभी जाऊंगा नहीं जीवन में। अरे तो इंडिया में करो, जीवन में कभी जाएगा नहीं, और वो दूसरे देश में रहे तो अगले साल भी उससे टैक्स मांग लोगे, है ना? और टैक्स मांग भी लोगे तो उसे पकड़ कैसे लोगे? कह रहा मैं तो नहीं आ रहा इंडिया में। तो हम विजय माल्या को तो पकड़ नहीं मारे, समझ रहे हो? जो हमारे देश का रेजिडेंट था, हमारे देश का सिटीजन था, उसे तो हम पकड़ नहीं पा रहे। तुम पीटर को पकड़ने के लिए तैयार हो जबकि वो इंडिया में एक भी दिन नहीं आना चाहता। मैंने बात तो इंडिया की, अब ताई की मजबूरी थी क्या लिखना? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखना? ताई की मजबूरी क्या थी? रेजिडेंशियल स्टेटस हैज टू बी डिफाइंड, हैज टू बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर। हर साल तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा हर साल, ठीक है? अब तुमने बोला सर 182 दिन है, होश में सुनना बात, 182 डेज है। अगला सवाल ये बनता है कि 182 डेज मुझे इंडिया में रुकना था, तो एक दिन में होते 24 घंटा, है ना? एक बंदा इंडिया में आया 15 तारीख की, 15 को रात 11 बजे पूरी ज्यादा। अब वो कह रहा है यार 1 घंटा फ्लाइट लेट हो जाती तो मेरे कुछ दिन कम हो जाते, जिंदगी के नहीं इंडिया के, कभी दिन पे ले लो तुम, तो मेरे दिन कुछ क्या हो जाते? कम हो जाते। तो बताओ उसके रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए उसके दिन कैसे कैलकुलेट करने हैं हम? बोलो। तो ताई ने बोला चल तेरे ऊपर मैं कुछ ज्यादा बोझ नहीं डालती, रो मत कि फ्लाइट लेट हो जाती, हवा में लटका रहता कुछ देर तक, है ना? रो मत तू, मैं तेरे दिन गिनूंगी 11 PM से 11 PM एक दिन प्रैक्टिकली। लेकिन बताओ एग्जाम में 11 PM से 11 एक दिन गिनेंगे तो एग्जाम का पर्पस थोड़ी सॉल्व हुआ। तुम उससे दिन क्यों गिनवा रहे हो? इसलिए एग्जाम के पर्पस से, और ताई ने लिख भी दिया, अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि टाइमिंग ऑफ अराइवल एंड टाइमिंग ऑफ डिपार्चर तुम प्रूफ नहीं कर रहे कि एक बंदा इंडिया में 11 बजे आया और जब वो इंडिया छोड़ के गया तो इतने महीनों के बाद, इतने दिन के बाद वो शाम को 9 बजे छोड़ के गया इंडिया को, अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पा रहे, तब जिस दिन तुम्हारी फ्लाइट या जिस दिन तुम्हारे शिप का इंडिया में अराइवल और डिपार्चर पता लगेगा तो दैट डे शैल बी ट्रीटेड एज 1 डे। इफ यू नॉट प्रूव्ड कि 11 बजे आया था, देन 15 विल बी ट्रीटेड एज 1 डे। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में ये वाला लॉ बनाना है। क्या बनाना है?
ये वाले लॉ से क्वेश्चन करना है। 11 से 11 PM कैलकुलेट प्रैक्टिकल लाइफ में किया जाता है, पर एग्जाम में अगर घंटे कैलकुलेट करोगे ना तो पूरा पेपर छूट जाएगा। पता लगा घंटे कैलकुलेट करने में 185 दिन आ रहे हैं, 182 दिन आ रहे हैं, पूरा पेपर छूट जाएगा। इसलिए एग्जाम के पर्पस में कभी भी आर नहीं दिया गया। तो क्या दिया गया होता है, इस दिन वो इंडिया में आया, किस दिन आया, इस दिन इंडिया में आया, तो क्या मान लेना कि जिस दिन वो इंडिया में आया वो एक दिन उसका इंडिया में माना जाएगा, है ना। अगर एक पर्सन की फ्लाइट लैंड करी 15 तारीख को, तो 15 को पहला दिन होगा उसको इंडिया में। और अगर एक पर्सन की 20 तारीख को फ्लाइट डिपार्चर कर गई तो हम मानेंगे 20 तारीख को उसका आखिरी दिन था इंडिया में, तो हम उसके 20 को इंडिया में गिनेंगे। सवाल समझ में आ गई बात, बोलो भाई। हाँ, उस दिन को काउंट करेंगे, हाँ वो भी काउंट करेंगे। ठीक है भैया, अगली समस्या का समाधान ढूंढेंगे भाई। अब पीटर पार्कर को गुस्सा आ रहा है। पीटर पार्कर कह रहा है भाई मैं इंडिया में रुक गया, मेरे साथ बड़ी जाती करी, मुझे बताया नहीं कि आने जाने में, है ना, सब देश को क्या कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा। अब उन्होंने ताई से मजे लिए। इस बार पीटर पार्कर किससे आया, टाइटैनिक से आया, जैसे रोज आंटी और जैक अंकल आए थे, है ना। अब वो टाइटैनिक से आए, टाइटैनिक देखी, रोज आंटी जैक अंकल, टाइटैनिक वाले। हीरो का असली नाम क्या है, लियोनार्डो डिकार्पियो, है ना, कुछ ऐसे नाम। हीरोइन आंटी क्या नाम है, केट विंसलेट, है ना। हाँ, तो भाई वो रोज अंकल जैक आंटी आए, ठीक है, हाथ फैला के। अब दूर से हाथ फैला के ताई को चिढ़ा रहे हैं। पता क्या कह रहे हैं, उतरेंगे नहीं धरती पे। ताई दूर से देख रही है, ताई हाथ फैला के स्वागत कर रही है, इंतहा हो गई इंतजार की, आ जाओ। और दोनों कह रहे हैं उतरेंगे नहीं। फिर यहां से चिढ़ाए और गुजरात से भाग लिए। गुजरात से भागने के बाद फिर कहां पहुंचे, टाइटैनिक। फिर टाइटैनिक यहां पहुंचा, फिर कोने पे खड़े दोनों हाथ फैला के फिर चिढ़ा रहे हैं, उतरेंगे नहीं। फिर ताई ने कहा भाई ये कोई तरीका थोड़ी है, घूमोगे नहीं इंडिया में ना, घूमेंगे नहीं। फिर दोनों चिढ़ाने के लिए कहां पहुंचे, बंगाल की साइड। फिर दोनों खड़े दूर और फिर से चिढ़ा रहे, कुछ भी हो जाए उतरेंगे नहीं, है ना। अब गुजरात में कब तक नाचोगे, बारात में कभी तो नाचो गुजरात में, है ना। गुजरात में डांडिया खेल रहे हैं और अपने टाइटैनिक पे खेल रहे डांडिया, और डांडिया खेलते खेलते शिप में गुजार दिए यहां 100 दिन, यहां गुजार दिए 50 दिन, और यहां गुजार दिए 40 दिन, लेकिन कभी भी शिप से उतरे नहीं। ताई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन शिप से उतरे नहीं। सवाल यह बना, क्या लंगर डाल के शिप को रोका जा सकता है और टैक्स वसूला जा सकता है? क्या उन्हें रेजिडेंट बनाया जा सकता है? बोलो भाई, कैसे बना सकते हैं, बताओ तो। इंडियन ओशन में, अब इंडियन ओशन में घूमे तो पूरा इंडियन ओशन इंडिया का हो गया क्या? 500-700 किलोमीटर, 500-700 में श्रीलंका पहुंच जाएंगे, श्रीलंका पार हो जाएंगे। बताओ, तब सुनेंगे ध्यान से, शायद तुम्हें पहली बात ये पता ना हो। जैसे जमीनी एरिया यानी लैंड एरिया इंडिया में होता है, हम बॉर्डर डिफाइन करते हैं कि इसके पार पाकिस्तान है, इसके पार बांग्लादेश है। ऐसे ही पानी का भी क्या होता है बाबू, पानी का भी बॉर्डर होता है। उसके अंदर एंटर करने के लिए आपको इंडियन नेवी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे लैंड बॉर्डर पर कौन तैनात होता है, आर्मी तैनात होती है, ऐसे वाटर बॉर्डर पर भी कौन तैनात होता है, नेवी तैनात होता है। ऐसे नहीं कि वाले घूम रहे मन कर रहा था ऐसी, है ना, गोवा के तट पे आ गए तो पाकिस्तान से कोई भी आ जाएगा, गोवा के तट पे आ जाएगा, बम फोड़ दिया, गुजरात के बम फोड़ दिया, है कि नहीं बात? ये थोड़ी होता है भाई, कितना बॉर्डर इंडिया का होता है। हाँ बिल्कुल सही। दीदी कहाँ पढ़ा तुमने बात, ज्योग्राफी में पढ़ी थी? ज्योग्राफी बहुत तेज निकली। 12 NM 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स में होते हैं 1.833 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल्स में मिलते हैं मोटे मोटे 22 किलोमीटर। यानी कि इंडिया के हर एक पानी के बॉर्डर से 22 किलोमीटर क्या माना जाता है, इंडिया माना जाता है। सेम हवा में भी होता है, पर हवा में कोई स्टे नहीं कर पाता, तो इसलिए लॉ में डिफाइन नहीं है हवा में कितना,
है ना। जैसे तुमने देखा हो कोई भी पाकिस्तानी फ्लाइट और इंडियन फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से और पाकिस्तानी फ्लाइट इंडिया के ऊपर से गुजर के जाने नहीं देते, है ना, समझ में आ रही ना बात। तो उन्हें कहां से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ता है, समझ गए, राइट। किसी को बांग्लादेश से पाकिस्तान जाना हो, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर से उड़ने नहीं देते हम, ऐसे पाकिस्तानी भी हमें अपने ऊपर से उड़ने नहीं देते, क्योंकि हवा में स्टे मुश्किल होता है, तो इसलिए लॉ हवा को पकड़ता ही नहीं, लॉ जमीन और पानी को पकड़ता है। तो बताओ जैक अंकल रोज आंटी रेजिडेंट हो गए नहीं हो गए, हो गए नहीं हो, क्यों हो गए, 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर इज कवर्ड इन इंडिया, देयरफॉर कोई भी बंदा 22 किलोमीटर के अंदर अगर पानी में भी रहता है तो भी हम उसे क्या मानते हैं, स्टे इन, तो क्या हो गया भाई, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। स्टे इन इंडिया इक्वल टू रेजिडेंट ऑफ इंडिया, समझ आई बात। तो कितना पानी अपना होता है भाई, तो हनी सिंह ने इसलिए गाना गाया आज ब्लू है पानी पानी पानी, है ना। तो ब्लू पानी पानी में कितना पानी अपना है, 22 नॉटिकल माइल्स किलोमीटर। अब पानी ये मत कहना पानी तो सर लीटर में नापा जाता है, तो किनारे बैठ के लीटर ही नापते रहोगे फिर तुम, है ना। पानी के सरफेस को नापा गया, पानी को लीटर में नहीं नापा गया, कैसे नापा गया है, सरफेस। तो 12 नॉटिकल माइल्स के सरफेस तक इंडिया होता है। बोलो भैया, इसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं बाबू, TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के ऊपर की जितनी भी चीजें होती हैं बाहर की, इसे बोलते हैं हाई सीज। क्या बोलते हैं बाबू, हाई सीज। TWI के आगे हाई सीज, फाइनल में पढ़ोगे हाई सीज के ऊपर क्या लॉ लगते हैं, TWI के अंदर क्या लॉज लगते हैं, है ना, GST वगैरह के। बात समझ आएगी। तो 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है, TW, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, की वाटर ऑफ इंडिया की टेरिटरी इतनी है, इतनी टेरिटरी इंडिया में मानी है। तो जैक अंकल रोज आंटी इसलिए क्या माने गए, रेजिडेंट माने गए, बिकॉज दे स्टेड 182 डेज इन TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। बोलो समझ गए, समझ आ गया सर। और कोई शंका हो, खत्म सारी शंका, पढ़ के देख लें। ये लिखी बात बाबू लोग, ये लिखी बात जरा देखो, एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेट और डिपार्चर इज नॉट नोन, तो क्या होगा, डे ऑफ अराइवल को क्या मान लेना है बाबू, पूरा दिन मान लेना है। अगर आप एग्जाम में हम यही फॉलो करते हैं, क्योंकि आवर्स गिनने में टाइम पेपर खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पूछो ना, दिन और आवर क्यों गिनवा रहे भाई, वो तो सॉफ्टवेयर और कैलकुलेटर भी गिन देगा। जो मैं तुम्हें कल से बता रहा हूं, आप कहां के सिटीजन है इससे मतलब नहीं है। ताई कह रहे मुझे आधार कार्ड मत दिखा ना, मुझे तू कनाडा का अमेरिका का ग्रीन कार्ड देगा, मुझे मत दिखा आधार कार्ड ग्रीन कार्ड, है ना। इस चक्कर में कौन लपेटा जाता है, अक्षय कुमार। अब तो शायद बन गए वो। अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन नहीं थे पहले, वो थे कैनेडियन सिटीजन। कैनेडियन सिटीजन होते हुए भी हाईएस्ट टैक्स इंडिया में भरते थे, सुना भी होगा। अक्षय कुमार पेड द हाईएस्ट टैक्स एज अ इंडिविजुअल इन इंडिया, हाँ, है ना, 500 करोड़ 600 करोड़ आज से 2-3 साल। रीजन बिंग ताई ने अक्षय कुमार से पूछा कि भाई तुम कैनेडियन रेजिडेंट हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, कैनेडियन सिटीजन हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, वोट वहां डाल वहां वोट डाल, तू इंडिया में वोट मत डाल। इंडिया में मैं वोट मांग ही नहीं रही, मैं तो क्या मांग रही हूं, टैक्स दे दे। अब बताओ अक्षय कुमार सिटीजन कैनेडा के, पर टैक्स इंडिया में क्यों दे रहे, क्योंकि वो इंडिया के क्या माने गए बाबू, क्योंकि 182 दिन वो इंडिया में रुक जाते हैं, है ना। तो जब भी कोई इल्जाम लगाता है किसके ऊपर, अक्षय कुमार के ऊपर, तो अक्षय कुमार अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि तुम इंडिया के सिटीजन हो, तुम बताओ तुमने कितनी सेवा कर दी देश की। सेवा का मतलब बॉर्डर पर लड़ना थोड़ी होता, सेवा का मतलब होता है देश के लिए क्या कर देना, टैक्स भी देना। मैं कैनेडियन सिटीजन हूं, नहीं हूं मैं इंडिया का सिटीजन, पर तुमसे ज्यादा क्या देता हूं, टैक्स भरता हूं। तुमसे ज्यादा क्या देता हूं, टैक्स भरता हूं। इसीलिए ताई ने बोला सिटीजनशिप मत गिनाना मुझे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारतीय सिटीजनशिप ले रखी, अमिताभ बच्चन, है ना, शाहरुख खान, तो कह रहे तुम सिटीजनशिप बाहर की ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या भर दो, टैक्स भर दो। इसलिए सिटीजनशिप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट इन वन और मोर कंट्री ऑल्दो दे हैव सिटीजनशिप ओनली ऑफ वन कंट्री। अब बताओ एक बंदा 2 जगह रेजिडेंट हो सकता है, हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है। क्यों, हमने भाई मान लो दुबई का लॉ नहीं पढ़ा, दुबई में लिखा है जो भी दुबई में रुक जाएगा 30 दिन वो दुबई का रेजिडेंट है, तो तुम दुबई में गए 30 दिन रुक गए। अच्छा मान लो वर्ल्ड कप हुआ, मान लो किसी देश में, अब वो चला 30 दिन 40 दिन,
तो भैया हम वर्ल्ड कप, इंडिया के क्रिकेटर वहां वर्ल्ड कप खेलने गए, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ, वहां 30 दिन रुके, तो वो वहां के क्या बन गए? और इंडिया में कितने दिन रुके? 182, वो यहाँ के क्या बन गए? तो ताई कह रही है वो DTAA से सुलझा लेंगे। कैसे सुलझा लेंगे? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो फाइनल में पढ़ोगे, याद आई बात है ना। लेकिन तुम कहां के सिटीजन हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो 6 के 6 पॉइंट समझ में आ गए। शादी नहीं कर ली इसलिए हर साल अलग अलग निकालना है। TWA वाली बता दी, 24 घंटे का एक दिन मानना है। ताई ये नहीं मान, ये बताती भी नहीं तो भी हम यही मानते हैं। ताई ने बहुत एहसान किया बता के 24 घंटे में एक दिन होता है। ताई को लगा मंगल ग्रह में रह रहे हैं, ज्यादा तेज घूम रही धरती है कि नहीं, बात बहुत देर में होगा। समझ में आ गई बात? इतना लॉ हमने पढ़ लिया सर। बोला भैया अब चलते हैं सर आगे की तरफ। बताओ यहां तक, बताओ कोई शंका, कोई डाउट? समझ गए इतनी बात? तो ये हमने पढ़ लिया अभी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हमने पढ़ा। अब एक दिन ताई ने कहा, एक दिन ताई ने सुना गाना तोहफा तोहफा, आगे गाओ, लाया लाया है ना। तो तोहफा तोहफा लाया लाया, एक दिन गाना सुना, ताई ने बोला यार हम भी ना क्या करते हैं, तोहफा देंगे हमारे देश के नागरिकों को, तोहफा देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? मैंने कहा ताई तोहफा दो, बिल्कुल दो, बताओ क्या तोहफा दोगी? उन्होंने बोला, ताई ने बोला पहले ना बच्चों को ये बताओ कि तोहफा क्या है, ये छोड़ो, पहले ये बताओ तोहफा मिलेगा किसको। ठीक है, तोहफा मिलेगा किसको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सोचेंगे बच्चे कि भाई तोहफा हो क्या सकता है ना। तो सबसे पहले देखो, ताई ने बोला पहला तोहफा मैं दूंगी एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर जाके हमारा नाम रोशन करेगा, उसको तोहफा मिलेगा। वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन। क्या होना चाहिए? यानी कि भारत की नागरिकता होगी उसके पास, वोट वोट यहां डालता होगा, लेकिन उसने इंडिया के बाहर जाके क्या कर लिया? नाम रोशन कर लिया। तो बताओ कैसे नाम रोशन किया होगा? नीरज चोपड़ा नहीं, ताई ने बोला नाम कुछ ऐसे रोशन किया होगा किसकी तरह, ऐसे भाई। सुंदर पिचई की सैलरी कितनी बाबू? कितने बैठ रहे हैं, गिन नहीं पा रहा भाई मैं। 16 करोड़ कम है बता रहे हैं। तो फिर कुछ दिन पहले तो आया था 1600 करोड़ है, वो डॉलर्स में होगी मुझे लग रहा है। ये कितनी बैटरी है? नहीं नहीं, ये वाली 300 करोड़ है ना। रिटर्न भी दिखा रखी है उसकी, बताओ सबूतों के साथ। हाँ कुछ 1600 करोड़ थी है ना। अब भाई सुंदर पिचई की सैलरी, हाँ 1700 करोड़ आ रही है ना। तो भाई वर्ल्ड हाईएस्ट सैलरी सुंदर पिचई, नाम भी सुंदर और सैलरी भी सुंदर। कुछ सुंदर हो ना हो पर सैलरी बहुत सुंदर है। अब ये बताओ जब भी सुंदर पिचई का नाम लिया जाता है तो एक तुम्हें डिफरेंस बताता हूं जो तुम्हें शायद है ना पता नहीं जीवन में कब पता लगे। इंडिया की सबसे हाई पोस्ट क्या होती है कंपनी में? गलत जवाब, बहुत ही गलत जवाब, हद से ज्यादा गलत जवाब। डायरेक्टर। डायरेक्टर इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडियन हायरार्की ऑफ कंपनी। अमेरिकन कंपनीज और कैनेडियन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज में डायरेक्टर्स नहीं होते, क्योंकि हमारा जो लॉ है ना वो किससे इंस्पायर्ड है? ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर्ड है। देयरफॉर या दैट इज व्हाई वी हैव द डायरेक्टर। मुकेश अंबानी क्या है? एम, और डायरेक्टर में सबसे बड़ा डायरेक्टर कौन होता है? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मुकेश अंबानी फिर सीईओ ना बनते? डायरेक्टर क्यों बन रहे हो? लेकिन अमेरिकन कंपनीज में डायरेक्टरशिप की डायरेक्टर जैसी कोई पोस्ट होती ही नहीं, तो उनके यहां सबसे हाई पोस्ट कौन सी होती है? सीईओ।
इंडिया में डायरेक्टर इज हायर देन सीईओ, इन अमेरिका सीईओ इज द हाईएस्ट पोस्ट। अगर आप इंडिया में सीईओ है कोई डायरेक्टर, तो डायरेक्टर बड़ा है ना, राइट। तो ये बात कई बच्चों को पता नहीं, तो तुम्हें भी पता नहीं ये बात, तो आज पता लग गई ना बात। अब इंडिया एक तो अमेरिका की सबसे बड़ी पोस्ट और उसमें भी इतनी सैलरी, लेकिन बंदा कौन, इंडियन। ताइने का बस कोई बात नहीं, तो इंडिया में टैक्स देता है नहीं देता, हमारा नाम रोशन कर दिया भाई तूने। किसका नाम रोशन कर दिया? इंडिया में आ रहे हैं तो भाई मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी से कुछ रास्ते बता रहे हैं भाई हम कैसे डेवलप कर सकते हैं आईटी सेक्टर इंडिया का नाम रोशन करते। ताई बड़ी खुशी सुंदर पिचाई। ताई ने कहा सुंदर पिचाई जैसे लोग जो इंडिया के बाहर जाएंगे वो इंडिया के सिटीजन हो, बस कैसे हो, सिटीजन। हालांकि सुंदर पिचाई तो अमेरिकन सिटीजन हो गया, इंडिया के सिटीजन हो और इंडिया के बाहर क्या कर रहे हो, नाम रोशन कैसे कर रहे हो। ऐसे नहीं, एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो नाम रोशन करता हूँ, पापा का नाम रोशन कर दिया। मैंने कैसे कर दिया? मैंने पापा का नाम लिखा और ट्यूबलाइट पे चिपका के बत्ती ऑन कर दी, हो गया पापा का नाम रोशन। पापा वहीं चप्पल लेके खड़े होंगे, है कि नहीं बात, समझ में ये बात। तो ताई ने कहा ऐसे नाम रोशन नहीं होता कि नाम लिख के ट्यूबलाइट पे लगा दिया। नाम रोशन करो या तो बाहर जाके जॉब करो। तो क्या जॉब करने वाला व्यक्ति देश का नाम रोशन करता है? नहीं। या फिर आपने क्या कर दिया, बाहर जैसे टाटा जैगुआर खरीद ली, खरीद ली लैंड रोवर जैगुआर खरीदनी खरीदी टाटा ने, तो इंडिया का नाम वहां रोशन हो गया भाई कि जैगुआर लैंड रोवर इज द सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप। ताई ने कहा अरे भाई बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया। तो जो भी पर्सन, हम इंडिविजुअल की बात करें, टाटा तो बिजनेस ग्रुप हो गया, हम उनकी बात नहीं कर रहे हो, फाइनल पढ़ोगे, तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जो भी इंडिविजुअल इंडिया के बाहर जाएगा और जॉब और बिजनेस करेगा उसे तोहफा मिलेगा। अभी तोहफा सस्पेंस है, क्या मिलेगा अभी नहीं बताया, पर क्या मिलेगा। हमने कहा ताई बस एक जने को तोहफा देना है, ताई ने कहा नहीं एक और को देना है। ताई ने कहा जो भी इंडिया के बाहर जाएगा वो सिटीजन होगा, लेकिन इंडिया के बाहर जाने वाला व्यक्ति या तो इंडियन नेवी का हो या फिर वो इंडियन ना मर्चेंट नेवी का हो, यानी कि वो एज अ क्रू मेंबर हो। क्या मेंबर हो? सिटीजन प्लस क्रू मेंबर। क्रू मेंबर समझते हो लोग, शिप में काम करने वाले लोग, तो वो क्या हो भाई, क्रू मेंबर हो। तो इंडिया के बाहर गए एज जॉब करने या इंडिया के बाहर जा रहे हो एज अ क्रू मेंबर, तो आपको तोहफा मिलेगा, लेकिन दोनों ही लोग क्या होने चाहिए, सिटीजन। फिर मैंने कहा ताई सब जाने वाले को मिलेगा, कोई इंडिया आ रहा, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, कोई इंडिया आ रहा उसे भी कुछ तोहफा दोगे नहीं दोगे? मैंने कहा भाई अंकुर सर तुमने ऐसी बात कर दी भाई, तो ये ले एक ऐसा बंदा जो इंडिया में आ रहा है, और वो इंडिया में क्यों आ रहा है, विजिट पे आ रहा है। कैसे आ रहा है बाबू? विजिट का मतलब घुटनों में ये मत डाल लेना कि विजिट मीन्स ओनली घूमना फिरना, आऊंगा बनारस जाऊंगा ताजमहल देखूंगा, ऐसा नहीं है। विजिट का मतलब घूमना भी हो सकता है और विजिट का मतलब फॉर बिजनेस या जॉब पर्पज भी होता है, बस वो इंडिया में आ रहा है। लेकिन एग्जाम में चिंता मत करना, विजिट वर्ड साफ साफ लिखा हो, क्योंकि लॉ में क्या वर्ड लिखा है, विजिट। इंडिया में विजिट करने आ रहा है और वो भी कौन हो, सिटीजन। मैंने कहा ताई यहां गड़बड़ कर दी तुमने। ताई कह रही क्यों? मैंने कहा सोचो इंडिया में जो विजिट करने आएगा, मान लो सुंदर पिचाई विजिट करने आए, तो तुम्हें कैसे यकीन है कि वो विजिट करने बंदा है इंडिया में, तो इंडिया से जाएगा ना वहां। विजिट का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी स्टे। तो जो बंदा इंडिया में विजिट करने आएगा वापस तो जाएगा, और जो वापस जाएगा वो इंडिया का सिटीजन हो ही सकता। जरूर वो कहां रह रहा होगा, बाहर रह रहा होगा, कई सालों से रह रहा होगा, जॉब वहीं कर रहा होगा, बस आ गया होली दिवाली मम्मी पापा से मिलने, है कि नहीं बात। मेरे दोस्त बेचारा फॉरेन में रहता है, घर वालों से मिल भी नहीं पाता, घर पे बीमार हो कुछ भी हो, और उसके डायलॉग मुझे बहुत बढ़िया लगता है। जब भी दिवाली होती है ना, वो मुझे फोन करेगा, हैप्पी दिवाली विश करेगा, और पता क्या बोलेगा, मैंने कहा भाई तू कैसे बना रहा है, कैसे भी नहीं, यहाँ तो भैया अगर कुछ आग वाग बत्ती जलाई तो पुलिस वाले आ जाते हैं, अलाउ नहीं होता वहाँ। मतलब अगर तुमने दिया भी जला दिया ना तो पड़ोसी कंप्लेंट कर देंगे, तो पुलिस आ जाएगी, क्या कर रहे हो भाई, आग लगाओगे क्या। तो बड़ा भाई दूसरे कल्चर तो हमें पता है ना, हम ऐसे नहीं करते, उनके अलग कल्चर है। तो बेचारा पता क्या बोलता है, कहता है भाई अमेरिका का हिंदुस्तानी ना दिवाली का ना हेलोइन का, समझ गए ना, क्योंकि वो जो त्योहार मनाते हैं ना वो मनाते हैं हेलोइन, समझते हैं हेलोइन, है ना, इस या क्रिसमस। तो हम बेचारे हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रहे ना हेलोइन के ना दिवाली के रहे ना, हेलोइन हमें बनाना नहीं आता, दिवाली हमें बनानी नहीं देते। तो मैंने कहा ताई देखो इनका दर्द नहीं समझ रहे आप। ताई ने कहा कह तो सही रहे, जो इंडियन सिटीजन ना हो, और तोहफा बढ़ाने के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, या तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए या फिर आप इंडियन ओरिजिन होने चाहिए। क्या होने चाहिए बाबू? अब सुनना, सिटीजन सिटीजन सिटीजन, एक वर्ड यूज किया ओरिजिन। अब आती है बात ओरिजिन कौन,
बोलो भैया, अरे दीदी लोग पीछे, ओरिजिन कौन? नहीं, अब सुनना ध्यान से, ओरिजिन को कैट से डिफाइन किया गया, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट। ओरिजिन का मतलब होता है जो खुद, सुनना होश में सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जो खुद या उसके मां बाप या उसके, बस और ऊपर मत जाना, समझ गए? कितनी पीढ़ी? 3 पीढ़ी। जो खुद या उसके माँ बाप या उसके दादा दादी, इंक्लूड नाना नानी, मतलब कभी नाना नानी को छोड़ दो, जब माँ बाप कह रहे तो पापा के पापा और मम्मी के पापा भी। तो जो खुद, जिसके माँ बाप, जिसके दादा दादी, नाना नानी का जन्म हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में। जन्म कहां हुआ बाबू? अनडिवाइडेड इंडिया मतलब कब था? डेट कौन सी थी? डेट नहीं पता? चक्कू, पेन को चक्कू बना के, डेट नहीं पता कौन सी डेट है? हाँ, तो छुट्टी ने मजा ना लोगे परसों? परसों पतंग कौन उड़ाएगा फिर? बिफोर पाकिस्तान का तो कल है, कल से मतलब नहीं हमें, बिफोर 15 अगस्त 1947। जिस भी बंदे का जन्म और वो उसके पिताजी का, उसके माँ बाप, नाना नानी का जन्म 1947 15 अगस्त से पहले हुआ होगा ना, वो इंडियन ओरिजिन है। उसे भी क्या मिलेगा? अभी तोहफा नहीं बताया मैंने, है ना, तोहफा मिलेगा। अब सिटीजन तो समझते हैं हम, ओरिजिन समझते हैं। तुमसे शुरुआत करता हूं, होश में सुनना भाई, तुमसे शुरुआत करता हूं। तुम बताओ, क्या तुम इंडियन सिटीजन हो? क्या तुम इंडियन रेजिडेंट हो? और क्या तुम इंडियन ओरिजिन हो? सिटीजन हो? आधार कार्ड है? रेजिडेंट हो? कैसे? अपने प्रीवियस ईयर में दिल पे पत्थर रख के माननी पड़ेगी बात कि हम इंडिया में कितने दिन रुकने वाले हैं या रुक चुके हैं? 182 डेज। मैं भी रेजिडेंट हो गया। तुम और मैं इंडियन ओरिजिन है? अच्छा, कैसे पता? तो ये मत बोलो है कैसे हो, बताओ कैसे हो? दद्दू का जन्म बताओ। बर्थडे बना लेते, जन्म नहीं बना, नालायक बच्चे। 10 अक्टूबर 1946, तो भाई ये कौन है? इंडियन ओरिजिन है। अगर तुम में से किसी के नाना भी मानेंगे आएंगे, नाना नानी दादा दादी का जन्म 1947 से पहले हुआ है तो क्या हो? इंडियन ओरिजिन हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे दादाजी का जन्म हुआ था 1928 में, तो मेरे दादाजी क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे थे, इसलिए मैं कौन हूं? मैं इंडियन ओरिजिन। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं कौन हूं? इंडियन ओरिजिन। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अगला बंदा पकड़ते हैं, कौन? पता नहीं है बनेंगी या नहीं बनेंगी। वुड बी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कमला हैरिस। कमला तो अपनी है, किसी हैरिस से शादी कर ली होगी तो इसलिए क्या बन गई? कमला हैरिस। तो नाम से पता लग रहा कमला तो अपनी है, हैरिस अपना हो ना हो, पर कमला अपनी है। अब कमला कह रही है, सोचो सुनना ध्यान से, कमला कह रही है मुझे बताओ मैं सिटीजन हूं इंडिया की? नहीं, अरे दीदी, अगर इंडियन सिटीजन होती तो अमेरिका में चुनाव नहीं लड़ पाती, क्योंकि किसी भी देश में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उस देश के सिटीजनशिप तो ले लो यार। कमला दीदी कह रही है भैया मैं रेजिडेंट हूं या नहीं हूं? नहीं। क्यों नहीं है? 182 डेज। अब कमला दीदी तुमसे खतरनाक सवाल पूछ रही है। कमला दीदी कह रही है बताओ मैं ओरिजिन हूं या नहीं हूं? बोलो। है कमला दीदी, अगर कमला आंटी अगर 60 साल की है लेट से, और हमारे देश को आजाद हुए मान लो 75, 76, 70 साल हो गए, तो कमला दीदी अगर 60 साल की है तो इतना तो पक्का है कि उनकी मम्मी पापा कब के होंगे? अनडिवाइडेड इंडिया के। और इतना तो 100% श्योर है कि नाना नानी दादा दादी तो अनडिवाइडेड इंडिया की है। इसलिए कमला दीदी क्या है? तो तोहफा मिलेगा उन्हें। अगला सवाल, सोनिया आंटी, सोनिया आंटी हमारी, सोनिया गांधी जी जानते हो ना सब? सोनिया जी बताएंगे क्या सिटीजन है? तभी तो चुनाव लड़ रही हैं। क्या सोनिया जी रेजिडेंट हैं? तभी तो चुनाव लड़ रही हैं।
क्या सोनिया जी इंडियन ओरिजिन है या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वो खुद इटली की हैं, उनके माँ बाप भी इटली के हैं और उनके दादा दादी भी इटली के, यानी उनसे लेकर उनके दद्दू नाना नानी तक कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा नहीं हुआ, तो वो इटली की हैं, इसलिए वो ओरिजिन नहीं है। रियल नेम क्या है उनका? एंटोनियो माइनो। हाँ भाई, ये मैं नहीं कह रहा, कभी मेरे पे इल्जाम लगा दो तुम। क्या कह रहे हो सोनिया जी के बारे में? नहीं, तुम या तो इंडियन सिटीजन होते, रेजिडेंट होते, पर तुम इंडियन ओरिजिन नहीं होते। कुछ भी नहीं होता। कहीं के होते, कहीं ना कहीं के होते, तो कहाँ के होते? रेजिडेंट ऑफ इंडिया या फिर ये होता। मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है ना? ये लिखी बात देखो, एंटोनियो मैनो 9 दिसंबर 1946। अब 1946 का मतलब ये नहीं कि वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा नहीं, कहाँ हुई है वो? इटली में पैदा हुई है। होश में सुन रहे हो? तो सोनिया गांधी जी क्या नहीं है? ओरिजिन नहीं है वो, उन्हें ओरिजिन का दर्जा नहीं दिया सकता। और इसका इल्जाम ताई पे मत लगाना। अगली बात और आखिरी बात, अब इसके बाद किसी को जानने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, राहुल गांधी जी ये तो अपने ही हैं, बताओ सिटीजन है, रेजिडेंट है, बताओ इंडियन ओरिजिन है? अरे उनके नाना नानी अगर नहीं है अनडिवाइडेड इंडिया के, तो उनके दादा दादी तो हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी की शादी किससे हुई? राहुल गांधी से। राहुल गांधी भाई, राहुल गांधी उनके बेटे हैं, सोनिया गांधी के। राहुल गांधी क्या है? सोनिया गांधी के बेटे हैं ना। तो सोनिया गांधी उनकी मम्मी हुई, तो मम्मी के ऊपर नाना नानी। तो अगर मम्मी की तरफ से देखो तो राहुल गांधी ओरिजिन नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी जी की शादी राजीव गांधी से हुई थी, तो राजीव गांधी के जो पिताजी हैं और राजीव गांधी वो क्या है, इसलिए राहुल गांधी जी को पापा की तरफ से क्या माना जाएगा? ओरिजिन माना जाएगा, मम्मी की तरफ से नहीं माना जाएगा। कब तक क्या माना जाएगा? पापा की तरफ से ओरिजिन। तो क्या मिलेगा? तोहफा मिलेगा। चलो आखिरी बात और कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन है इंडिया के, रेजिडेंट है इंडिया के, ओरिजिन है इंडिया के? हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा और उनके दादा दादी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है ये छोड़ दो, तुम रियलिटी में उनका नाम क्या है ये छोड़ दो। तुम कोई भी पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री हो, 1947 से लेकर आज की डेट तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो सारे के सारे क्या हैं? इंडियन ओरिजिन है, क्योंकि उनके माँ बाप और उनके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में क्या लिए थे? जन्म लिए थे, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान इंडिया में था ना। तो अजीब सी बात है, ओरिजिन होने की वजह से ताई उन्हें भी तोहफा देने को तैयार है। ताई कह रही लो तुम्हारे फेवर में तोहफा ले लेना मुझसे। हाँ, बांग्लादेश भी। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इंडियन ओरिजिन है, लोग सारे लोग जो मेनली बूढ़े बूढ़े हैं सब इंडियन ओरिजिन। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी क्या है? इंडियन ओरिजिन है, तोहफा उन्हें भी मिलेगा, है ना? ये नोट कर लिया, ओरिजिन समझ में आ गई बात। अब आती है बात तोहफा, तोहफा लाया लाया, तोहफा है क्या? तो भाई अपने घुटनों पे जोड़ दो और मुझे सोच के बताओ तोहफा क्या होगा। अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहा हूं तो बाबू लोग तोहफा क्या होगा? ना, चलो हिंट देता हूं, है दिन का ही लोचा। नहीं नहीं, टैक्स वैक्स छोड़ो, दिन का लोचा है। नहीं, अच्छा बताओ तोहफे, अबे नलायको, तोहफा देने के लिए दिन बढ़ाना चाहिए, दिन घटाने चाहिए? हाँ भैया, दिन बढ़ने चाहिए घटने चाहिए? बढ़ने चाहिए ना भाई। जितना देर से रेजिडेंट बनूंगा उतना ही देर से टैक्स भरूंगा। बात समझ में आई? अगर कल को ताई ये लिख दे कि इंडिया में कोई बंदा रेजिडेंट बनेगा 182 डेज है, ताई ये लिख दे 182 को काट के 202 कर दे, तो आज की डेट में जो 200 दिन इंडिया में स्टे कर रहा है वो इंडिया का रेजिडेंट है। लेकिन अगर ताई 182 काट कर 202 कर दे तो 200 दिन का स्टे वाला क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट कम टैक्स देगा रेजिडेंट।
नॉन रेजिडेंट। ये बात हमने सेक्शन 5 में सीखी कि जो नॉन रेजिडेंट होता है उसकी टैक्स लायबिलिटी हमेशा उसकी इनकम कम आती है। कल वाले क्वेश्चन ही तो थे, सबसे कम किसकी इनकम आती थी? नॉन रेजिडेंट की। तो तोहफे में दिन बढ़ने चाहिए घटने चाहिए? बढ़ने चाहिए। तो ताई ने बोला तोहफे में मैं क्या करूंगी बाबू? दिन बढ़ाऊंगी। अब सुनना ध्यान से, जो हमने बेसिक कंडीशन 1 पढ़ी, इन दोनों के लिए सेम बात रखी ताई ने बोला मुझे बताओ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से इन दोनों को बोला जाता है बेसिक कंडीशन। क्या बोला जाता है? बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2। कंडीशन 1 कंडीशन 2 है ना। तो पता दोनों कंडीशन क्या है? पहली 182 डेज स्टे इन इंडिया इन माय प्रीवियस ईयर। दूसरी बोलना बोलो 60 डेज इन माय प्रीवियस ईयर प्लस 365 दिन इन लास्ट 4 ईयर। तो इसका मतलब अगर सर हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी बंदे को तोहफा देना है तो तोहफा देने वाले बंदे के क्या बढ़ाने पड़ेंगे? दिन बढ़ाने पड़ेंगे, तभी वो तोहफा कबूल करेगा। दिन घटाओगे तोहफा थोड़ी हुआ, सजा होगी वो। तो ताई ने बोला तोहफे में मैं दिन बढ़ाती हूं। ओ भाई इधर जानना, तोहफे में क्या बढ़ाती हूं? तो ताई ने क्या किया, 60 डे पहली कंडीशन में कोई झोल नहीं किया। उन्होंने कहा सेकंड बेसिक कंडीशन में 60 डेज जब भी पढ़ोगे तो इन दो लोगों के लिए, सुंदर पिचाई के लिए और मेंबर ऑफ क्रू के लिए, इन दो लोगों के लिए 60 मत पढ़ना। 60 को काट कर क्या लिखना? 182 लिखना। सीधा भयंकर तोहफा। तुम्हारे लिए 60, मेरे लिए 60, लेकिन सुंदर पिचाई के लिए और क्रू मेंबर के लिए 182। बहुत नाइंसाफी करी हमारे साथ, है ना। पता नहीं का लॉ में भाई लिख दिया, लड़ो मत मुझसे। बोलो तुम्हें समझ आ गई? बोलना जरा क्या है तोहफा किन लोगों के लिए? यानी अ पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब और द बिजनेस, और द पर्सन हु गोज आउट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू, हिज सेकेंड बेसिक कंडीशन 60 डेज रिप्लेस बाय। तो इन लोगों के लिए कंडीशन क्या बनी? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर या 182 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस, तो बेसिक कंडीशन 1 रिमेन्स द सेम, बेसिक कंडीशन 2 चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमने ताई से भी बताई जो घूमने आ रहा है उसके लिए बता दो कुछ, उसके लिए क्या लोचा है? तो ताई ने कहा भाई जो घूमने आ रहा है उनके लिए सुनो। अब जो घूमने आ रहा है या तो वो सिटीजन होगा या फिर वो ओरिजिन होगा। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। यही मैं तुम्हारे घुटनों में पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब तुम क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी बात। अब बताओ जब वो 182 डेज यहीं पे कवर नहीं हो रहा तो यहां हो जाएगा क्या? और जब यहां कवर नहीं हो तो 365 क्या हो गए? ऑटोमेटिकली बेकार नहीं हो गए? तो सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली बेकार नहीं है भाई। तुमने चेक किया कि कोई बंदा सुंदर पिचाई जो है 182 डेज की जगह 150 डेज रहा, तो तुमने क्या 150 डेज रहा, ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो अब उसकी सेकंड कंडीशन में 60 की जगह 182 हो गए, तो 150 डेज यहां भी नहीं रहा तो भी कंडीशन पूरी नहीं। तो ये कंडीशन क्या हो गई? ऑटोमेटिकली बेकार, क्योंकि ये दोनों क्या गाना गाते हैं? हम साथ साथ हैं। ये दोनों क्या गाना गाते हैं? जब तुम ऊपर 182 पूरा नहीं कर रहे तो इसको 365 पूरा कर भी दो तो भी तुम क्या बनोगे? नॉन रेजिडेंट, है ना। तो इसका मतलब तुम ये बात समझ चुके हो कि सेकंड कंडीशन बेकार है, पर क्या करें, मजबूरी है। एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा कि 60 डेज रिप्लेस बाय 182 डेज। ठीक है, अब जो इंडिया में आ रहा है ना उसकी कहानी सुन लो भाई, उसको क्या मिलेगा? तो ताई ने कहा भाई जो इंडियन ओरिजिन है और जो इंडिया में आ रहा है, ऑब्वियसली बात है भाई वो विदेश से इंडिया में आ रहा होगा, और क्योंकि वो विजिट पे आ रहा है तो मैं ये मान लेती हूँ वो कमाई भी कहाँ कर रहा होगा?
और इंडिया में बस यूं ही आ रहा है, बस घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, है ना, इमोशनल हो गया होगा, मम्मी पापा गुस्सा कर रहे होंगे, हम मर जाएंगे तो भी वहीं रही हो तू, है ना, राइट। ये दादी कह रही होंगी पोते से पोती से मिलने का समय चला गया, अब सीधा स्वर्ग लोक का टाइम आ रहा है, तो इमोशनल होकर बेचारा कह रहा होगा ठीक है मम्मी छुट्टी का अरेंजमेंट करता हूँ आता हूँ। अब वो इंडिया में आ रहा कह रहा चलो 1-2 महीने रुक जाऊंगा अपने घर वालों के साथ। इसका मतलब वो इंडिया में जो विजिट करने आ रहा है, विजिट वर्ड से पता लगता है जाएगा जरूर, जाएगा जरूर। और तो ताई को एक चीज पता है, जो फॉरेन से इंडिया में आएगा और वो अच्छी इकोनॉमी में गया होगा तो कमाई क्या करता होगा, तो ताई ने ना उसकी कमाई पूछ ली, है ना, कि भाई यूएस में गया होगा तो 80-85 रुपये डॉलर चल रहा है, कनाडा में गया होगा तो 50-55 रुपये चल रहा है, इंग्लैंड में गया होगा 30 रुपये चल रहा है, अपनी ज्यादा डेवलप इकोनॉमी वाली में गया होगा तो जरूर कमा रहा होगा ज्यादा। ताई ने उससे कमाई पूछ ली। ताई ने कहा बस इंडियन इनकम बता दे, विदेशी इनकम नहीं, कौन सी बता दे, क्या तेरी इंडियन इनकम, अभी बताता हूं इंडियन इनकम क्या होती है, क्या तेरी इंडियन इनकम ज्यादा है 15 लाख रुपए से, इंडियन करेंसी में कितने रुपए से, ठीक है। फिर हमने कहा ताई इंडियन इनकम क्या होती है, ताई ने बोला इंडियन इनकम का मतलब हो गया अर्न इन इंडिया, ओ भैया अर्न इन इंडिया या फिर रिसीव इन इंडिया या फिर अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जिसका हेड ऑफिस इंडिया में, वही तो इंडियन इनकम होगी। किसी के लिए भी, जो भी बंदा इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, बस मुझे किसी फोकस करना है, जो भी बंदा इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है ना, उससे बोल लेंगे भाई तू अपनी 3 इनकम बता दे कि तेरी अर्न इन इंडिया कितनी है, तेरी रिसीव इन इंडिया कितनी है और तेरी अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया कितनी है, जिसका एचओ इंडिया में है। नहीं वो अलग चीज है, हम उसको यहाँ तोहफे के लिए कंसीडर कर रहे हैं, उसको मिक्स मत करो। यहाँ हम कह रहे हैं भाई तेरे को तोहफा चाहिए ना, तेरे दिन बढ़ाने हैं ना, तो तू हमें 3 कमाई बता दे। उन तीनों कमाई को हम प्यार से क्या नाम देंगे, भारतीय कमाई। क्या नाम देंगे, तो हमने बोला ताई भारतीय कमाई की डेफिनेशन तो बता दो, तुम तो लॉ में लिख दोगे इंडियन कमाई। इंडियन कमाई तो बताओ होती कौन सी। ताई ने कहा इंडियन कमाई वो होती है जो हमने सेक्शन 5 में पढ़ी, अर्न इन इंडिया मतलब भारतीय कमाई, रिसीव इन इंडिया मतलब फर्स्ट रिसीव इन इंडिया मतलब भारतीय कमाई, और अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया जिसका हेड ऑफिस इंडिया वो भी मतलब भारतीय कमाई। अगर तेरी भारतीय कमाई इंडिया में कितनी है बाबू, 15 लाख से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो तोहफे में तुझे मिलेगा तेरी बेसिक कंडीशन 1 तो 182 डेज ही रहेगी। मैंने कहा बेसिक कंडीशन 1 में मैं कोई लोचा नहीं चाहती, लेकिन जो तेरी बेसिक कंडीशन 2 है ना, कौन सी, 60 प्लस 365, तो 60 का बदलाव करूंगी मैं। तो ताई ने कहा 60 को काट कर, क्योंकि तेरी कमाई इंडिया से बाहर, इंडिया कमाई तेरी इंडियन इनकम ज्यादा है, तो 60 को काट कर 182 डेज रखूंगी, हाँ सॉरी 120 डेज रखूंगी। कितने रखूंगी, 120 डेज। तो ताई ने बोला तेरे रेजिडेंट बनने का मैं 182 दिन का इंतजार नहीं करूंगी, तेरे रेजिडेंट बनने का मात्र कितना इंतजार करूंगी, 120। तू कमा भाई, इतने ज्यादा रहा है, कम से कम कुछ तो लिहाज कर ले हमारे देश का। हाँ क्योंकि तू तोहफे की दुहाई दे रहा है, तो तेरे 60 के कितने कर दूंगी बस। अगर तू 120 दिन इंडिया में रुक गया तो लपेटा जाएगा, 70, 80, 100 दिन रुकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तोहफा दिया तुझे क्या, 120 का। फिर हमने पूछा ताई अगर उल्टा हो जाए तो, उल्टा हो जाए मतलब, उल्टा हो जाए मतलब इंडियन इनकम लेस देन या इक्वल टू कितनी हो जाए, 15 लाख। हमने कहा ताई अब बताना, जो बंदा इंडिया में घूमने आ रहा है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, ताई ने कहा चिल्लड़ लोग, छोटे लोग क्या करेंगे, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना देश के लिए ना मेरे लिए, रखो पैसा। तो मैंने कहा तोहफा बताओ ना, पैसे तो रख ले। ताई ने कहा तोहफा वही पुराना क्या, 182 डेज इन माई प्रीवियस ईयर और 60 प्लस 365 में तोहफे में मिलेंगे कितने दिन। सही तो किया है, गरीब है ना, गरीब को जा जी ले जिंदगी। इस भाई ये बात बताओ, टैक्स मिलने की संभावना किससे ज्यादा है, जो 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है, 15 लाख से कम कमा रहा है,
15 लाख से ज्यादा। अब 15 लाख से ज्यादा कोई लिमिट थोड़ी है। एक बंदा कह रहा है मेरी इंडियन इनकम 10 करोड़ है, ताई कहेगा भाई तू आजा भाई। और एक बंदा कह रहा है मेरी इंडियन इनकम 10 लाख है, तो ताई कहेंगे छोड़ चल जा। अब चिल्लड़ कहां से? जो भाई लेडी, जो पर्सन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोलती हो 5 लाख करोड़, 5 लाख के आगे क्या लगाती है? करोड़। उसके लिए 5 लाख समुद्र में चम्मच बराबर है। मैंने बात, जो देश ये कहता हो कि जीएसटी कलेक्शन ऑफ द क्वार्टर इज मोर देन जीडीपी ऑफ द पाकिस्तान, 1,70,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। 1,82,000 पिछले महीने का, पिछले क्वार्टर का। तो पिछले क्वार्टर का कलेक्शन 1,82,000 करोड़, पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है इतनी। उसके लिए तुम उसके लिए 10 लाख 5 लाख रुपए उतना ही है जितने तुम्हारे लिए 1 रुपया है। मुझे लगता है क्वार्टर का, चलो जो भी होगा है ना। मतलब तुम कहीं स्कूटी बाइक से जा रहे हो, तुम्हारे जेब से 5 रुपए या 1 रुपए का सिक्का गिर गया हो, तुम्हें क्या लगेगा? छोड़, उठाना रे, जान दे, इतनी देर में रोकूंगा, उठाऊंगा, चलूंगा, इतनी देर में तो पेट्रोल चला जाएगा। 5-10 रुपए का, 1 रुपए के चक्कर में 5 लाख 10 लाख रुपए ताई के लिए उसके लिए बराबर। ताई कह रही है 15 लाख से नीचे वालों को तो वही दो तोहफा पुराना। कितना? कि तू इंडिया का रेजिडेंट जब बनेगा जब तेरी सेकंड बेसिक कंडीशन 182 होगी। लेकिन जो 5 लाख से ऊपर कमा रहा है वो तो कितनी भी इनकम डिक्लेयर कर सकता, तो उसके लिए तकिए को ऐसे रखो, हाँ ठीक है। उसके लिए कितनी इनकम नोट कर लिया? क्वेश्चन कर ले अब क्या नहीं? क्या मतलब? अरे अब ये पहले ये तो सीख लो, इतना तो सीख लो यार। सुनो इधर इधर ध्यान दो, पहले सीख तो लो। अभी तो मैंने क्या बनाया, अभी क्या बने हम? ओ भाई ये कह रही मुक्का खाएगा, सुन नहीं रहा बात। अभी हमने तोहफे दिए इन सबसे, वो क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा। क्या बनेगा? रेजिडेंट। पहले भाई रेजिडेंट बना लो। ओ भैया पहले क्या बना लो, उसके बाद क्या बना लेंगे? ऑर्डिनरी। बात खत्म। पहले रेजिडेंट तो बनाना सीख लो। एक आटा गूंदना नहीं, पूरी तल लो पहले। आटा तो लगाना सीख लो, पूरी का आटा कैसे लगता है कि नहीं? बात नोट कर लिया सारा डेटा? पूछ लूं सवाल? तो बस गाना गाते हुए मेरे सवालों का जवाब दो ना। चलो इसके आगे एक चीज और बता देता हूं। चलो अगली बार सुनेंगे ध्यान से, यही नोट कर लो, यही सुनो भाई। भैया तुम्हारे चक्कर में बता रहा हूं ये बात। जो बंदा यहां पे 182 के हिसाब से क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा। उसे ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? स्टेप 2 को हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। क्या बोलते हैं? और अभी हमने क्या सीखी है? बेसिक कंडीशन। ये हम क्या सीख रहे हैं? ओ भाई ये हम क्या सीख रहे हैं? बेसिक कंडीशन से क्या निकलता है? ओए मैसेज मत पढ़, सुन इधर। बेसिक कंडीशन से क्या निकलता है? कैरी पढ़ ले मैसेज। बेसिक कंडीशन से क्या निकलता है ये बताओ? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन से क्या निकलेगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी। तो जो बंदा यहां पर रेजिडेंट बनेगा उसको ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए स्टेप 2 में जाना पड़ेगा। स्टेप 2 सिखाया नहीं है। जो बंदा यहां से रेजिडेंट बन जाएगा, बाई चांस 120 दिन रह गया और 365 दिन रह गया, ताई ने बोला तेरे को स्टेप 2 में जाने नहीं दूंगी। मैं कहता है क्या बात कर रही हो? ताई ने कहा उसको स्टेप 2 में जाने नहीं दूंगी, उसको अभी क्या मान लेती हूं? मान ना मान मैं तेरी मेहमान। यू आर डीम्ड टू बी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। जबरदस्ती मान लिया। अब देखो एक ऐसा बंदा जो इंडिया में घूमने आया, समझ रहे हो, उसकी इंडियन इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा है, और वो इस कंडीशन से क्या बना है? 182 वाले दिन से नहीं, 120 वाले दिन से रेजिडेंट बना है। तो ताई कह रही है अब तू चाहे सेकंड कंडीशन में जाकर ROR बने या RNOR बने, मैं सेकंड कंडीशन तेरी चेक ही नहीं कर रही। तुझे मैं अभी क्या मान लेती हूं? RNOR। तुझे अच्छा लगे बुरा लगे क्या बन गया तू? ये बात ताई ने लिखी
सेक्शन 6(6)(c), अभी पढ़ा दूंगा आज ही। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज C, a person who become the resident of India by 182 days, he will directly consider as RNOR without checking the additional condition। समझ में? बिना एडिशनल कंडीशन चेक किए उसे क्या मान लेंगे? RNOR। ताई ने बोला बाकियों के लिए मैं ज्यादा पंगेबाजी नहीं करती, ये दोनों लोग जो 182 या 182 से क्या बने हैं, रेजिडेंट बने, वो कहां भेजे जाएंगे? वो स्टेप 2 में भेजे जाएंगे, उनके लिए एडिशनल कंडीशन चेक होगी। मैंने कहा ताई इनके लिए, और ये वाले लोग जो इंडिया से बाहर गए हैं एज अ मेंबर ऑफ क्रू और एज अ जॉब और बिजनेस, जो यहां से रेजिडेंट बने हैं उनके लिए भी ROR और NOR चेक करने के लिए कहां भेजा जाएगा? स्टेप 2 में भेजा जाएगा। यानी ये स्टेप 2 में जाएंगे, ये स्टेप 2 में जाएंगे, ये स्टेप 2 में जाएंगे। इस बंदे को बिना स्टेप 2 में जाए RNOR घोषित कर दिया गया। और जो भाई तुम कह रहे हो ना सर आज मैं जान के जाऊंगा और OR और NOR कैसे बनते हैं, वो स्टेप 2 की कहानी है। ठीक है, पहले ये तो समझ लो, पहले वो स्टेप 2 की कहानी है, पहले स्टेप 1 को समझ लेते हैं। मुझे उम्मीद है अगर इतना डेटा तुम्हें समझ में आ गई बात है ना, तो अब तुम मुझे क्या बता सकते हो? क्वेश्चन बता दो। चलो भाई पहले मैं अपने क्वेश्चन देता हूं, बुक के क्वेश्चन तुम आराम से होमवर्क में सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मेरा प्रीवियस ईयर, मेरे प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे रहा 200 दिन, पिछले 4 साल, लास्ट 1 2 3 4, 100 दिन, 150 दिन, 110 दिन और चौथे साल में 80 दिन। इतना टुच्चा क्वेश्चन की बीकॉम में भी नहीं आएगा। इतना टुच्चा क्वेश्चन की बीकॉम में भी नहीं आएगा। भैया रेजिडेंट है हमारे, नहीं है? किस कंडीशन से? इस बेसिक कंडीशन 1 और बेसिक कंडीशन 2 क्यों? हाँ तो ये बोलो ना 1 से है, नहीं है? अब दो लिखेंगे कैसे, जैसे फाउंडेशन में लिखना वैसे ही। पहले लिखो एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, अ पर्सन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड बोथ या एनी वन, इफ ही सेटिस्फाइड, एक मिनट जो एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन 1 इज इन माई प्रीवियस ईयर, बेसिक कंडीशन 2 इज 60 days इन माई प्रीवियस ईयर प्लस 365 days इन लास्ट। पहले मैं बेसिक कंडीशन 1 चेक करूंगा ना, तो बेसिक कंडीशन 1 के हिसाब से बताओ क्या वो इंडिया में 182 दिन रुका? रुका कि नहीं रुका? ओ भाई रुका नहीं रुका? रुक गया। क्या बन गया वो? ही इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाय फर्स्ट बेसिक कंडीशन। जमते जमते बात बोली, जमते जमते बात, जमते ना बात। तो ये क्वेश्चन जो बीकॉम में भी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान सुनना, अपना आंसर बताओ। इफ इन माय प्रीवियस ईयर, जो भी मिस्टर पीटर पार्कर हैं, मिस्टर पीटर स्टे 90 days, all information remain same। रेजिडेंट है या नहीं है? कैसे है? तो दोबारा ये चेक कर लेते हैं भाई, क्या वो अपने प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा? तो यानी कि बेसिक कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई नहीं हुई।
अब बेसिक कंडीशन 2 पे आते हैं। बेसिक कंडीशन 2 कहती है, बेसिक कंडीशन 2 कहती है 60 डेज इन माय प्रीवियस ईयर। अब अपने प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा, नहीं रहा कितने दिन, तो 60 डेज से ज्यादा रहा कि नहीं रहा, तो एज ही स्टे 90 डेज, देयरफॉर सेकंड बेसिक कंडीशन की जो पहली शर्त है वो पूरी होगी, प्लस पिछले 4 साल का टोटल कितना होना चाहिए। तो बाबू लोग पिछले 4 साल का टोटल है क्या, लास्ट 4 ईयर टोटल इज इक्वल टू 440 डेज, तो 960 डेज भी रह गया और पिछले 4 साल का टोटल 365 दिन से ऊपर भी चला गया। देयरफॉर मिस्टर एक्स इज या मिस्टर पीटर इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाय सेकंड बेसिक कंडीशन। जमती है बात। अगला सवाल, व्हाट विल बी द आंसर इफ इन क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर पीटर इज इंडियन सिटीजन। पूरी दादा पीटर भी और इंडियन सिटीजन भी है, हाँ भाई क्या दिक्कत है। मिस्टर पीटर इज इंडियन, सुन तो लो अभी फर्क पड़ेगा, पूरी बात लिखी। स्पॉयलर्स होते हैं लोग, ऐसे लोगों को स्पॉयलर्स कहा जाता है। मिस्टर पीटर इज इंडियन सिटीजन एंड गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर जॉब। अब फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। चलो चलो ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन 2 पे करते हैं। अब बताओ, इफ इन क्वेश्चन नंबर 2 रेजिडेंट है या नहीं है, सोच के समझ के जवाब देंगे सभी बालक। बोलो भैया, पीछे क्यों नहीं है? नहीं मुझे कंडीशन बता दो, कंडीशन। हाँ तुम तो एग्जाम में जब लिखोगे तो बेसिक कंडीशन लिखोगे ना, पहले एग्जामिनर को बता दो बेसिक कंडीशन है क्या, तो क्या लिखोगे? इफ अ पर्सन सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन देन ही बिकम द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिक कंडीशंस आर 182 डेज इन माय प्रीवियस ईयर और 60 प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर, ये लिखोगे। लेकिन फिर नीचे क्या लिखना पड़ेगा? एक्सेप्शन। क्या लिखना पड़ेगा बाबू? अब तोहफे को एग्जाम में तोहफा नहीं लिखेंगे, तोहफे को एग्जाम में किस वर्ड से रिप्लेस करेंगे? एक्सेप्शन। फिर लिखोगे, अब काटना मत 60 को, फिर नीचे लिखना हेडिंग डाल के एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 1, इफ अ पर्सन गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब और बिजनेस। एक्सेप्शन नंबर 2, हाँ, इफ अ पर्सन गोज आउट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू। एंड एक्सेप्शन नंबर 3, इफ अ पर्सन विजिट इंडिया देन ही इज द सिटीजन। तो एज पर एक्सेप्शन नंबर 1, इफ एनी पर्सन गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब, एज पर एक्सेप्शन नंबर 1, इफ एनी पर्सन गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब देन 60 days रिप्लेस बाय इन माय प्रीवियस ईयर। अब चेक करो, अब माय प्रीवियस ईयर में 60 को काटकर कितने कितने गिनने थे हमें? 90। तो क्या 182 डेज रहा मेरे प्रीवियस ईयर में? नहीं रहा बाबू, नहीं रहा। क्या यहां पे 182 डेज रहा? नहीं रहा। अब क्योंकि दोनों 182 डेज की कंडीशन पूरी नहीं, तो आखिर में वो 365 दिन रह भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उन दोनों को साथ साथ होना जरूरी है। इसलिए आप क्या जवाब दोगे? सच पर्सन इज, मिस्टर पीटर इज, बोलो बाबू बोलो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। है कि नहीं बात? तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं देखो। अब इसी में वो कह देगा घूमने आ रहा है, इसी में वो कह देगा क्रू में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन तुम लिखो, बोलो। ये नोट कर लिए तीनों क्वेश्चन? ये टेक्स्ट के रजिस्टर में नोट करने हैं।
लिखे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिना नशे में रहे सॉल्व करेंगे। लिखो, माई कमला हैरिस आंटी, है ना, यूएस वाली, स्टेड 180 days इन माई प्रीवियस ईयर। लिखते जाओ साथ साथ, केस स्टडी टाइप है। ही ड्यू टू विजिटेड इंडिया, शी विजिटेड इंडिया, इंडिया में विजिट करने की वजह से वो इंडिया में कितने दिन रुकी? 180 days। हर टोटल स्टे ऑफ पास्ट 4 years आर 400 days। कितने दिन भैया? शी डिक्लेयर, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया इनकम टैक्स विभाग को, दैट हर इंडियन इनकम, अर्न इंडिया रिसीव इंडिया एचओ वाली, हर इंडियन इनकम इज 16 लाख रुपीज। डिफाइन या डिटरमाइन हर स्टेटस इन इंडिया। गलत जवाब। होश में बताओ, होश में। बहुत गलत जवाब। आप 20,000 से ऊपर के ज्यादा सवाल खेल रहे हैं, यहां घड़ी की टिक टिक शांत हो जाती है। आराम से समय लें भाइयों बहनों, आराम समय लें। उन्होंने बता दिया मैं इंडिया से इतने कमा लेती हूँ। मान लो उन्होंने इंडिया में अर्न कर लिए 16 लाख कर लिए होंगे। हाँ, अरे मुन्नी सिटीजन नहीं है तो ओरिजिन तो है। कमला दीदी, चलो मैं लिख देता हूँ, चलो, है ना। ओरिजिन भी कैसे पहचानेंगे? हाँ, तो शी बॉर्न, है ना, इन इंडिया, नहीं, इन 1965, ऐसे लिखा होता है एग्जाम में। अब वो खुद इंडिया में 1965 में जन्म लिए तो उनका दद्दू दादी नाना नानी तो इंडिया में होंगे ना, तो इससे क्या पहचान लोगे? ओरिजिन। अब ओरिजिन है तो सिटीजन की कोई दिक्कत नहीं है। विजिट पे आओ, सिटीजन ना हो, ओरिजिन हो तो भी तोहफा मिलेगा। अभी भी आंसर होश में नहीं दे रहे तुम पूरा? नहीं, आंसर दे नहीं रहे तुम। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत तेज निकले इस बार। कृतार्थ शर्मा कह रहे हैं सर कमला आंटी हमारी RNOR है, ये सही आंसर है। चीटिंग करता है तो चीटिंग करता है, तो ये डायलॉग, ये मीम नहीं चलाना। आंसर मैं तुम्हें पूरा बता चुका हूं कि तुम अगर अब चेक करते हैं, जो हमने चार्ट बनाया ना उसे चेक करते हैं। चार्ट को चार्ट लेने का है, मैं आंसर दे ही नहीं रहा दिमाग से अपने। मैं तो भाई अपने चतुर को जानते हो ना, पादम पादम सुरसुरी पादम, भाई वो सिर्फ एक ही बात जानता है, क्या मतलब पता होना हो, क्या पता होना चाहिए, रट लेने का है। तो भाई मैं चतुर की प्रवृत्ति अपनाता हूं और मैं कहता हूं मुझे मतलब पता होना हो। सर आपने चार्ट बनवा दिया, चार्ट को चार्ट लूंगा मैं बस। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये काम भी कर लिए तो भी एग्जामिनर को ये थोड़ी बताना है मैं रट के पास हुआ हूं या मैं दिमाग ला के पास हूं। पास होने से मतलब है। सबसे पहले देखा कमला आंटी क्या है, विजिट पे आ रही है, पहली शर्त पूरी। फिर देखा कमला आंटी सिटीजन है ओरिजिन है,
दूसरी शर्त भी पूरी। फिर देखा कमला आंटी की इंडियन कमाई क्वेश्चन में दे रखी कितनी, तीसरी शर्त भी पूरी। और जैसे ही तीनों शर्तें पूरी हुई तो मैंने कहा आंटी तुम्हारे लिए लगेंगे 120 दिन। कितने लगेंगे, 120 दिन और 365। अब कमला आंटी हमारी इंडिया में कितने दिन रह रही है, कितने दिन रह रही है, 180 दिन रह रही है, 182 नहीं, कितने दिन रह रही है। तो यहां पर क्या 180 दिन 120 से ज्यादा हो गए, नहीं हो गए। और फिर कमला आंटी को हमने बोला पिछले 4 साल में 365 दिन होने चाहिए, पिछले 4 साल में कितनी रहनी है आंटी हमारी। इसका मतलब चौथी शर्त भी पूरी। जैसे ही कमला आंटी ने चारों शर्तें एक साथ पूरी कर दी तो चार्ट के फ्लो डायग्राम से मुझे पता लगता है कमला आंटी यहां अटक गई जाके। अब यानी फॉर कमला आंटी देयर इज नो एडिशनल कंडीशन टू बी चेक्ड। उनको स्टेप 2 में जाने का नहीं, सिर्फ क्या कर देने का, स्टेप 1 में घोषित कर दो एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज सी शी इज RNOR, शी इज, खत्म बात, समझ गए। अब इस पूरी बात को मुझे एज अ थ्योरी लिखना पड़ेगा। कैसे थ्योरी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे। पहले लिखूंगा ये अ पर्सन बिकम रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। फिर आगे स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में क्या बोला, 60 डेज को काट कर क्या कर देते हैं, लेकिन ये तो इसके लिए और इसके लिए। फिर आया हमारा ये वाली बात, 60 डेज को काट कर कितने कर दूंगा, 120। कब, अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन हो या सिटीजन हो। कमला आंटी कौन है, और वो इंडिया में क्या करती हो, विजिट। कमला आंटी क्या कर रही हैं, और उनकी इंडियन कमाई कितनी हो, कमला आंटी कितनी है, 16 लाख। तो बिना स्टेप 2 में जाए 6(6)C के तहत बाबू, 6(6)C के तहत उन्हें क्या घोषित कर देना है कि नहीं बात। अब सुनना आंसर कैसे देना है, क्या वो रेजिडेंट है या नहीं है। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। तो रेजिडेंट है ये किसने बताया, 6(1) ने। किसने बताया, 6(1) ने क्या बताया कि रेजिडेंट है। और नॉट ऑर्डिनरी किसने बताया, 6(C). 2 सेक्शन एक साथ हैं, होश में पढ़ रहे, होश में हो के नहीं हो भाई। वो रेजिडेंट है ये किसने बताया, ये जो वो रेजिडेंट है ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ने बताया। और वो NOR है किसने बताया, क्योंकि सेक्शन देखो अलग है ना। टॉपिक देखो ये पढ़ रहे हैं हम 6(1) और ये क्या पढ़ा हमने, है ना, बात समझ में आई। अब आंसर कैसे दूंगा कमला आंटी का, पहले क्या लिखेंगे, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 if a person satisfy any one of the basic condition then he will be the resident of India and basic conditions are, ये 2 एरो बना के एग्जाम में फ्लो डायग्राम से बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, तोहफा। फिर भाई पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट या दूसरा स्टेप क्या, तो क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे दीदी लोगों भाई लोगों, क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन नंबर 3 है ना। इफ एनी पर्सन, हाँ लिख देंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर हमें एग्जाम में तो मेजर तो यही है ना बात। इफ अ पर्सन विजिट इन इंडिया एंड ही इज आइदर सिटीजन और origin and income is then his second basic condition 60 days will be substituted by, तो कमला दीदी के लिए ये लग रहा है ना। तो एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 शी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेप नंबर 4 एज पर सेक्शन 6(C) शी इज
NOR, therefore his combined या final status is, therefore she is resident and, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में आंसर। बोलो भाई जमती की जमती बात, जमती है ना? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सीधा दूसरे सेक्शन के साथ पूछ लिया, तो स्टेप 2 में जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में किन के लिए जाना है? 15 लाख से ज्यादा वाले, 15 लाख से कम वाले, और सुंदर पिचाई और शिप के लोगों वाले, है ना? अब अगला बात, अगली बात, स्टेप 2 नहीं पढ़ रहे हैं, अगली बात पढ़ते हैं। चलो स्टेप 2 भी थोड़ा सा बता दूंगा, टाइम होगा, रुक तो जाओ। रुक तो जाओ। अब एक केस सुनो, केस लॉ। केस लॉ के नाम पे कोई ध्यान नहीं देना, केस के फैक्ट सुनो, फैक्ट्स। हाँ लिखना है, केस के फैक्ट सुनो। कुछ ही साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। जब भी कोई बंदा शिप से इंडिया ना, तो एक लोचा होता है शिप वालों के साथ। शिप वालों के साथ लोचा आता है। जब भी कोई बंदा शिप से इंडिया में आता है ना, तो उसे यूं ही नहीं कि इंडिया में घुसने देंगे, ऐसी गेट खुला होगा एयरपोर्ट की तरह, है ना, राइट, अपना बैग उठाया और एयरपोर्ट से बाहर। नहीं भाई, शिप के केस में ऐसा नहीं होता, है ना, कि पता नहीं यार शिप में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इलीगल सामान, लीगल सामान, क्या चीज लेके आ रहा है। तो जब भी कोई इंडिया के अंदर घुसता है, ठीक है, तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इंडियन नेवी के अकॉर्डिंगली कह दो या शिप अथॉरिटी के द्वारा कह दो, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं बाबू? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ऐसे कोई बंदा जब इंडिया छोड़ के जाता है, जैक अंकल, रोज आंटी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो यूं ही निकल जाएंगे, बाय बाय, है कि नहीं बात, बस ऐसे करके हाथ हिलाते हुए निकल गए। उनको लेना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप। कौन सा? ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अब ये तो फैक्ट हो गया। इश्यू क्या आया, सुनना ध्यान से। एक बंदा इंडिया के, मतलब तुम भाई इंडिया के बाहर जा रहे हो और तुम बिल्कुल अटके हुए हो 181 दिन पे। कहां पे अटके हुए हो? 181 पे अटके हुए हो। तुमने कहा भाई आज निकल लो वरना रेजिडेंट बना देंगे, भाई लोचा हो जाएगा हमारे साथ, आज ही निकल लो। तुम भागते हुए गए, दौड़ते हुए गए, तुमने क्या किया, तुमने शिप का टिकट बुक करा लिया और तुमने कहा शिप से इंडिया से बाहर निकल लेता हूं, और तुम यहां पर जाकर शिप में बैठ गए, है ना, मान लो 15 तारीख को, 15 अगस्त को बैठ गए मान लो। 15 अगस्त जो था वो तुम्हारा 182वां दिन था, मतलब 181वां दिन था। तुम बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे हो, दुआ कर रहे हो भाई, बस 12 बजे से पहले ना TWI से पार निकल जाइयो। बस कहां से निकल जाइयो? TWI से पार। तुम शिप में बैठ गए सुबह ही जाके। अब तुम कह रहे हो भाई, ओ शिप भैया, हो शिप के मास्टर, है ना, शिप के पायलट को पायलट नहीं बोलते, मास्टर बोलते हैं। भाई कितने बजे चलाएगा? मान लो फॉर एग्जांपल बस की तरह करो, ओ भाई कितने बजे चलाएगा? वो कह रहा रुक जा, भी 2-3 घंटे रुक जा थोड़ा, है ना, सामान अपलोड हो रहा है। शाम को भाई कितने बजे चलाएगा? सुबह से बैठा हूं। अरे तो खाना पीना रखा तो खा लेना, कितने बजे चलाएगा? फोटो वोटो खींच, सेल्फी बना, रील बना ले चल। वो कह रहा भाई रील से ज्यादा दिल धक धक कर रहा है मेरा, रात के 10 बज गए। अब कितने बजे चलाएगा? 12 बज जाएगा। तो शिप का मास्टर कह रहा तुझे क्या लेना देना 12 बजे से? हमने कही थी सुबह सुबह आके बैठ जा, रात को आके बैठता। वो कह रहा भाई चला ले, भाई चला ले, इसे चला ले। पता लगा माना नहीं शिप का मास्टर, और उसने शिप चलाया 16 अगस्त को। शिप कब डिपार्ट हुआ? डिपार्ट ऑन 16 अगस्त। और वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कब का बना बैठा है? 15 अगस्त का। तो गलत नहीं है। अब शिप के ट्रैवल करने की वजह से, उसको TWI के बाहर ना जाने देने की वजह से तुम्हारे तो 182 दिन बन गया। अब उस भाई ने केस कर दिया, उस भाई ने केस कर दिया, मैं रेजिडेंट नहीं हूं क्योंकि मेरी गलती, मुझसे टैक्स क्यों मांग रहे हो, मेरी गलती नहीं है। अब बताओ, अ पर्सन इज ऑन द शिप विद द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑन 15 एंड शिप डिपार्चर्ड ऑन, अब
तो बताओ क्या उसे रेजिडेंट माने नहीं माने? ताई मानेंगे, पर कोर्ट ने माना? कोर्ट ने कहा गलती बंदे की नहीं है। अगर वो बंदा 15 को ही निकल लेता, अगर वो बंदा 15 को निकल लेता तो वो नॉन रेजिडेंट होता। गलती किसकी है? शिप का। शायद पहला यात्री भी वही होगा कि भाई चला ले, बस भरते चला लियो। है कि नहीं बात? तो ताई ने दर्द समझा ना समझा, कोर्ट ने दर्द समझा, और कोर्ट ने एक बात लिख दी, क्या? जिस दिन तुम्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलेगा, द डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको इंडिया में नहीं गिनने। नॉट टू इंक्लूड बाबू, नॉट टू इंक्लूड इन इंडिया में नहीं गिनने। अच्छा, तो 20 तक करेगा क्या शिप में बैठ के? नहीं, वहां कोई होता नहीं ना कुछ करने के लिए। अच्छा, तुम प्लेन की तरह, मोस्टली लोग हम शिप में नहीं जाते, पर कोई ना कोई हम कभी ना प्लेन में चले जाते हैं। अब तुम इंडियन एयरपोर्ट पे तुम आईजीआई वाले दिल्ली में घुस गए अंदर, तुम्हारे पास टिकट भी और बोर्डिंग पास भी है। भाई वो से क्या बोल रहे हैं? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। हम क्या बोलते हैं? ट्रैवल किया ना कभी प्लेन से, तो बोर्डिंग पास देते हैं ना, तो बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास तुम्हें मिला हो 15 तारीख का, शिप वाले कह रहे हैं फ्लाइट उड़ेगी 20 को। अबे तो मैं 5 दिन करूंगा क्या वहां बैठ के? बाहर जाने का फायदा नहीं, क्योंकि बाहर जाने देंगे, बोर्डिंग पास है तेरा, तो तुम क्या मांगोगे? रिफंड दे, है ना? तो इसका मतलब ये बिल्कुल वैसे ही होता है। एक छोटा सा बस एरिया होता है, वहां बैठ रहो ना। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम 2-3 घंटे में क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं, है ना? करे क्या वहां? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है कि नहीं बात? राइट। तो वहां बैठ के करोगे क्या भाई तुम? तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि 5 दिन बंदा करेगा क्या। टाई तो हमारे जज ने सेम लॉ ये बनाया, जिस दिन तुम्हें ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट मिला और तुम बाहर जाने वाले हो, उस दिन भी इंडिया में नहीं मानेंगे। जब तुम इंडिया में आए और 15 तारीख को तुम कहां रहे? शिप में रहे। तुम्हें इंडिया में घुसने कब दिया? 16 तारीख को। तो तुम कह रहे हो मेरी गलती है, मुझे इंडिया में 16 तारीख को घुसने दिया, मैं कब 15 में मैं इंडिया में था, तो उसको भी तुम क्या नहीं मानोगे? इंडिया में नहीं मानोगे। इन शॉर्ट, राज की बात क्या है एग्जाम के लिए? डेट ऑफ डिस्चार्ज बाबू, डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया में नहीं काउंट करना। तो फायदा है नुकसान है? फायदा है। इंडिया में दिन कम गिने जाएंगे अब। अगर डेट ऑफ डिस्चार्ज और अराइवल डेट सॉरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और अराइवल तो इंडिया में नहीं मानी जाएगी। क्यों? पर आपने बोला डेट ऑफ अराइवल। हाँ, तो ये वाला लो लगेगा ना, नहीं मानेंगे। ये ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। मेरी आज की पास की कहीं से फ्लाइट लेके आ रहा हूं मैं, तो सेम डे पे बोर्डिंग पास करो और सेम डे पे इंडिया। नहीं, ये लॉ शिप पे लगता है। अच्छा, शिप भी मान लो बहुत। हाँ, तो भी सेम लॉ लगेगा। सेम डे पे ताई ने कहते लिख दिया तो बस लिख दिया भाई। भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम का, कर दो सॉल्व। ढिंचक पूजा की कसम है तुम्हें। सबसे पहली खतरनाक बात, और सबसे डेंजर बात क्वेश्चन इस पे है। बताओ भाई, इंडिया में कितने दिन रही ढिंचक पूजा? दिलों का शूटर मेरा स्कूटर कितने दिन रही? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मुझे बताओ इतने दिन इंडिया में रही, बात खत्म। और रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? मुझे नहीं पता। जून में कितने दिन होते हैं? मुझे नहीं पता। जून में अब ऐसे गिन लो ना, जनवरी बचपन में नहीं खेला और क्या। आईसीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है एक बार।
हैं? राइजेंटेक कितने दिन रह रही है इंडिया में? भाई एक बताना है एग्जामिनर को। 183। चलो ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं भाई। कितने? 183। कैसे पहुंच रहे हो तुम 180 183 कैसे पहुंच रहे हो? रेजिडेंट है, चेक कर लें। कैसे आ रहे हैं? गलत निकाल, नंबर कटते हैं इसके। नहीं, 187 उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं। आंसर देखना निकम्मो, क्या लिखा है? हाँ, मुझे क्या पता क्यों? अरे दीदी कह रहा है 187 एक्सक्लूड करने। देवर देवा उठा ले रे बाबा, क्या लिखा है? 187 एक्सक्लूड करने हैं। तुम एक्सक्लूड छोड़ो, तुम इंडिया में कितने ना वो गिनते हैं। हो गया कटवाली 4 नंबर एग्जाम में। मुझे क्या पता, ऐसा नहीं हो सकता। कट गए भाई, कट गए, नंबर कट गए। सुनो, अब गिन लेते। तुम्हारे बच्चों की तरह करना पड़ेगा, निकम्मे वाला को तुम्हें बच्चों की तरह करना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च। ये बताओ कब चली वो इंडिया से? 6 जून को चली। 6 जून को पहले लिखेंगे नहीं, अब गिनेंगे नहीं गिनेंगे? नहीं गिनेंगे। 6 जून और 9 दिसंबर हैज टू बी, ये राज की बात लिख भाई। डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप और डेट ऑफ डिस्चार्ज को एक्सक्लूड करना, ये लिखी भाई राज की बात। अब दिनचक पूजक 6 जून को इंडिया से चली और 9 दिसंबर को इंडिया में आई, तो मुझे बताओ अप्रैल में कितने दिन रही इंडिया में? कितने? 30। बाबू मई में, जून में, जून में तो गई है ना वो। अरे भैया ही डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई, तो चेन्नई इंडिया में ही तो है, या चेन्नई सिंगापुर में मान रहे हो तुम? जून में कितने दिन रही? 6 को गिनूंगा नहीं गिनूंगा? 6 को नहीं गिनने का, तो कितने दिन रही? 5 दिन। भैया जुलाई कहाँ रही? सिंगापुर, इंडिया में नहीं रही ना। अगस्त कहाँ रही? सिंगापुर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिन इंडिया में नहीं है क्योंकि ये दिन कहाँ थे? सिंगापुर थे, तो नॉट इन इंडिया। फिर आया बहुत ही प्यारा दिसंबर। दिसंबर में इंडिया में घुस गई। कब घुसी? 9 तारीख को घुसी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला 9 को मत गिनना, तो भाई 9 दिन गायब हो गए। तो दिसंबर में 10 दिसंबर से 31 दिसंबर कितने दिन हुए? 10 को गिनना है, 9 को नहीं गिनना, 10 को गिनना है। कितने दिन हो गए? 22 दिन। जनवरी में बाबू लोग, फरवरी में और मार्च में। अब टोटल दिन गिनना, 30 + 30 + 5 + 22 + 31 + 28 + 31, बताना कितने हो गए? 170। खत्म कहानी। फिर प्रेजेंट है,
वैसे कह रहा है स्टेप 2 बता दो, स्टेप 1 सॉल्व नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए इंडिया में? 178 डेज। क्या बन गई? नॉन रेजिडेंट। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इंडिया में दिन गिने हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक के। किसके हिसाब से? 6 जून को इंडिया से बाहर गई, 9 दिसंबर को इंडिया में आ गई, क्योंकि शिप का लोचा था। शिप का लोचा था तो 6 जून को नहीं गिनने का इंडिया में और 9 को इंडिया में नहीं गिनने का। दोनों को इंडिया में मत गिनो, बाकी गिन लो। 168 दिन बैठ रहे, 178 बैठ रहे। क्या बन गई? अब लिखना तो मैं आता ही है, ऐसे लिखना है केस टाइप में, है कि नहीं बात? बोलो भैया। ये बात लॉ में कहां लिखी है? ये लिखी बात, इफ इंडिविजुअल हु इज द मेंबर ऑफ क्रू, डिंचक पूजा नॉट इंक्लूडेड, इंडिया में मत गिनना। डेट ऑफ एंटरिंग द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इंडिया में मत गिनना। डेट ऑफ एंटरिंग द ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट और साइन ऑफ सर्टिफिकेट, है ना? तो इंडिया में 2 दिन मत गिनना, एक ज्वाइनिंग का सर्टिफिकेट और एक, यानी कि ना 6 तारीख ना 9 तारीख, इनको इंडिया में नहीं गिनना। तो कितने दिन आए? 178। दिनचक पूजा वाला वो इस पीडीएफ के एंड में है। हाँ भेज तो दी मैंने, भेजी तो है, कल शाम ही भेज दी थी। देखो ग्रुप खोल के देखो, फेस टू फेस का ग्रुप है। इल्जाम काहे लगा दियो हमारे ऊपर? मिल गई ना? रीसेंड कर दो, अगर जिसके पास ओपन हो रही है उसको रीसेंड कर दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हमने क्या पढ़ा भाई? कौन सा पढ़ लिया हमने? 6 सबसेक्शन 166 सी, है ना? कौन से क्वेश्चन होमवर्क है? 15, 16, 17 होमवर्क। अभी पढ़, अरे स्टेशन नहीं आया अभी। HW लिख लो, अगली क्लास में करेंगे, वैसे तुम घर पे सॉल्व कर दोगे अपनी पीडीएफ का। 15, 16, 17 और 18 ये HW क्वेश्चन है अपनी पीडीएफ के, है ना? अब इस बच्चे की अरदास है तो फिर तो पढ़ाई देता हूँ स्टेप 2। अच्छा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, पर क्या कहते हैं एडिशनल कंडीशन बता देता हूँ है क्या, फिर क्वेश्चन ले दे दूंगा, बता देता हूँ है क्या, फिर तुम करके आना, फिर मैं कराऊंगा क्लास में। बस 10 मिनट लगने हैं। 4 बजे तक। हाँ पक्का 4 बजे तक खत्म। हेडिंग डालो स्टेप नंबर 2, हेडिंग डालो भैया स्टेप नंबर 2, सेक्शन 6 धारा 6 बोले तो द एडिशनल कंडीशन टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन इज ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। एडिशनल कंडीशन टू चेक वेदर द इंडिविजुअल पर्सन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा मुझे बताओ, वो रेजिडेंट तो है, ये 6 में आएगा कब? जब वो रेजिडेंट होगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट हुआ तो 6 किसके लिए? स्टेप 2 किसके लिए? व्हेन द पर्सन सेटिस्फाई स्टेप नंबर 1 देन ही गोज टू स्टेप नंबर 2। एक बंदा जो स्टेप नंबर 1 में नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट कभी भी क्या नहीं होता? ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता। एक बंदा ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी कब होता है? जब वो रेजिडेंट हो। तो इसका मतलब स्टेप 2 में आप तभी कूदोगे जब आप स्टेप नंबर 1 सेटिस्फाई कर चुके होंगे। यानी 6 में आप तभी आओगे इफ पर्सन सेटिस्फाइड सेक्शन 6(1), तभी उसके ऊपर देन ओनली 6(6) एप्लीकेबल।
अगर आप 6(1) में सेटिस्फाई कर गए हो तो ही आपके लिए 6(6) के द्वार खुलेंगे, वरना तो आप नॉन रेजिडेंट हो, बात खत्म हो गई। जैसे स्टेप नंबर 1 में मात्र कितनी कंडीशन थी? 2। एडिशन में भी ताई ने बोला गोटी या तो 1 पे खुलेगी या 2 पे खुलेगी। पहली कंडीशन बताई, पिछले 7 सालों में, बहुत ही तुच्छ कंडीशन, बिल्कुल, पिछले 7 साल में मात्र कितने दिन इंडिया में रह जाओ? कितने रह जाओ? 730 दिन, है ना? एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ भैया, आगे बाहर लॉक लग रहा है ना? ऊपर से डाल दो आप। हाँ, गेट की साइड डाल दो। हाँ, किताब होगी। हाँ, ठीक ठीक, ओके। बताएंगे एडिशनल कंडीशन। ओ भाई, इधर ध्यान दो। आसान है कंडीशन, क्या पिछले 7 साल में कितने दिन चेक करने हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि एडिशनल कंडीशन और में नहीं है, किस में है? एंड में है। यानी कि किसी भी बंदे को रेजिडेंट बनाने के लिए तो बेसिक कंडीशन में कोई भी एक चलेगी, लेकिन उसी बंदे को ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए दोनों कंडीशन पूरी करनी है। दूसरी कंडीशन सुनो क्या है, इसको बताना, इसको इंटरप्रिटेट करके कि क्या कह रहा है। ताई कह रही है एक बंदा जो रेजिडेंट होगा उसे ऑर्डिनरी बनाने के लिए मैं चेक करूंगी कि पिछले 10 साल में, और ज्यादा कितने साल में, पिछले 10 साल में 2 टाइम्स वो रेजिडेंट हो। ये बात मुझे खोपड़ी में समझ में नहीं है, बट ये क्या लोचा है। ताई कह रही है टू बिकम अ ऑर्डिनरी और नॉट टू बिकम अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, such person should be 2 times resident of India in last 10 year। हाँ, सुन रहे हो होशे बात क्या कह रहा हूं? ओ, सुन नहीं रही बात मेरी? फिर उड़ जाएगी बात, है ना? ऊपर से क्या बोला मैंने? इसलिए कहा पैकेट मत खाया करो, दिमाग नहीं चलता। क्या बोला मैंने? घर से लंच लाया करो। क्या बोला मैंने? पिछले 10 साल में वो 2 बार रेजिडेंट हो और पिछले 7 साल में वो 730 दिन इंडिया में रहो। 730 दिन पिछले 7 साल में रहो, इसे चेक करना बहुत आसान है। क्वेश्चन में डेटा दिया गया होगा तो 7 साल के दिन गिन लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेट कर लिया। मुझे ये इस बात की इंटरप्रिटेशन बताओ, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट का मतलब क्या है? पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट का मतलब हुआ कि पिछले 10 सालों में एक बंदा इंडिया में किसी भी 2 साल में, पिछले 10 में से किसी भी 2 साल में वो बंदा इंडिया में 182 डेज रह गया। सिर्फ यही वाली बात ना, या फिर 60 + 365 रहेगा। इसका मतलब, इसे और सरल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 10 साल में 2 बार उस बंदे ने बेसिक कंडीशन 6(1) की पूरी करी हो। बेसिक कंडीशन 6(1) की पूरी कर दी। तो इसके लिए मुझे डेटा चेक करना पड़ेगा। सुनो, अभी बताता हूं डेटा कैसे दिया गया होगा एग्जाम में। आसान है, बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन है, समझ गए? अब देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, बस क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ समझा रहा हूं क्या। अब जैसे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा माय प्रीवियस ईयर 100 दिन, फिर पिछले 10 साल दे रखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर दे रखा होगा 150, 50, 20, 70, 90, 100, 182, है ना, फिर 100, फिर 190 और फिर 40, ऐसे दे रखा होगा। सुनो ध्यान से सुनो, अब यहां से देखो। अब क्वेश्चन में कह रहा है
चलो और आसान बनाता हूं, ये कर दिया 190, 6 1 लगाओ पहले। 6 क्या बोलता है? 6 बोलता है बेसिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन से? एज पर सेक्शन 6(1) की फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ही इज मोर देन 1 into days, देयरफॉर ही इज। अब ताई ने बोला जो बंदा रेजिडेंट हो जाए उसके ऊपर अप्लाई कर 6 और 6 क्या बोलता है? अब सुनना ध्यान से, 6 बोलता है पिछले 7 साल में। पिछले 7 साल में कितने दिन? 730 प्लस पिछले 2 बार। बाबू जब मैं पिछले 7 साल बोल रहा हूं तो अपना ईयर मत गिनने लगना, पिछले 7 साल हुए ये। टोटल कितना आ रहा है? कम आ रहा है? 742 गिनो तो एक बार, पक्का? 742 आ गया। कैलकुलेटर का यूज कर लो भाई, दिमाग पे भरोसा मत करो अपने। हमें अपने घुटने पे कोई भरोसा नहीं, हमें मशीन पे भरोसा है बस। 742 आ गया, पक्का? यानी कि 6 के हिसाब से वो एक कंडीशन में लपेटा गया कि वो रेजिडेंट के साथ साथ बस ऑर्डिनरी बनने वाला है। अब वो ऑर्डिनरी बनने वाला है, अगर मैं उसे 10 साल में 2 बार रेजिडेंट बना दूं। अब ताई ने बोला 10 साल में 2 बार रेजिडेंट कैसे बनेगा? चलो कोई नहीं, मैं यहां पे लो इसे 120 कर देता हूं बस, फिर तो हो ही जाना है। 6 ईयर में, अच्छा कोई नहीं, चलो 100 लिखा है, 100 बस। और यहां मैं 120 कर रहा हूं। अब बता दो, अब तो हो गया? हो गया ना? यानी कि पिछले 7 साल का टोटल कितना आ गया? मोर देन और इक्वल टू 730। यहां से तो राइट लग गया। अब मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं वो सीखो, अब जो मुद्दे की बात है, क्योंकि पिछले दिन कैलकुलेट में कोई सीखने की बात नहीं है। ताई कह रही इन 10 साल में तू 2 बार रेजिडेंट बन जा बस। एक तो दूर से दिख रहा है, दूर से बच्चा ही पहचान लेगा। एक तो मैं 11वीं 12वीं का बच्चा भी कह देगा सर पहली कंडीशन 182 है ना, ये रहा भाई, ये रहा। यानी मेरे पिछले सालों में जो पिछला 7वां साल रहा होगा ना, उसमें जो मिस्टर एक्स है ये क्या रहे होंगे? मिस्टर एक्स मिस्टर पीटर क्या रहे होंगे? रेजिडेंट रहे होंगे। एक हो गया। अब ताई कह रही हो एक में और लपेट लो तुझे, फिर तू आर बन जाएगा, मंगल ग्रह पे भी जाएगा ना, भरेगा यहां टैक्स। तू कौन सा ऐसा साल है जिसमें वो एक और बार रेजिडेंट बन रहा है? बोलो। 6 और 5 दोनों में? तो चलो कोई नहीं, पहले मैं पहले वाले चेक कर लेता हूं। 60 क्या इन चारों का टोटल 365 है? नहीं है, तो फिर फर्स्ट में नहीं बना, थर्ड में चेक करते हैं। अब क्योंकि देखो 182 वाली बात तो एक जगह खत्म हो गई, अब मुझे उसे रेजिडेंट बनाना किससे? 60 प्लस, तो बताओ 60 पिछले 4 साल का टोटल करना भाई, कितना हो रहा है? 440। इसका मतलब कब वो रेजिडेंट था? इस साल में भी वो रेजिडेंट था, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब बच्चा कह रहा है सर 6th में भी रेजिडेंट बनाऊंगा उसे। मैंने कहा चेक कर लेते हैं भाई, 6 में चेक कर ले। 6 में 60, पिछले 4 साल का टोटल कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा, कितना बता दो? 452। 412। इसका मतलब किसको हाईलाइट कर दूं? किस साल को? 6ठे साल को। इसमें भी वो कहता रेजिडेंट। अब तुम 5वें भी उसे रेजिडेंट बना दो, 4th में भी रेजिडेंट बना दो, पर एग्जाम में कितने में बनाना है? 2 में बनाना है। तो एग्जाम में भावुक मत हो जाना बिल्कुल भी। अबे जा तू तो 4th में भी है, 5 भाई पूरा पेपर करना है कि नहीं? बात तुमने चुन लिए 2 दिन 2 ईयर, 7वां तो दूर से दिख रहा है, एक तुमने ये वाला बस बात करना। अब दिमाग मत लगाओ बाकी जगह पर कि मैं 6ठे में भी चेक कर लूं, 5वें में भी कर लूं, इसमें भी दिमाग मत लगाओ बिल्कुल भी। तुम 2 चुन लिए, क्या बन गया वो पर्सन? ही इज रेजिडेंट एंड,
ठीक है, रेजिडेंट किससे बना, ऑर्डिनरी किससे बना, टैक्स लाइबिलिटी किससे निकलेगी, सेक्शन 5 कि किस हिसाब से निकालूंगा मैं, ROR के अर्न इंडिया, रिसीव इन इंडिया, अर्न इंडिया। और फिर मुझे टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए या तो ओल्ड फॉलो करना पड़ेगा या फिर 115 BAC। एक तीर से 4 शिकार। क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया, क्वेश्चन ने ये भी पूछ लिया, क्वेश्चन ने ये भी पूछ लिया और क्वेश्चन ने ये भी पूछ लिया। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन कंबाइन आता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकलवाएगा, फिर सेक्शन 5 के 6-7 क्या दे देगा, एडजस्टमेंट। मान लो वो वाला क्वेश्चन जोड़ दिया उसने, फिर वो क्या करेगा, इसके साथ वो कौन सा क्वेश्चन जोड़ेगा बाबू, मतलब वो लग सकती है अगर इनमें से मिस्टर एक्स क्या निकल जाए, आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब। अगर वो आउट ऑफ इंडिया फॉर द जॉब चले गए तो सेकंड में 60 को काट कर क्या करना पड़ेगा, और क्या है ना। हो सकता है कि भाई ये जो मिस्टर एक्स से कमला हैरिस निकल जाए और ये इंडिया में आई हो, तो 60 को काट कर क्या करना पड़ सकता है, 120। तो फिर तो यहां चेक ही नहीं करना पड़ेगा, फिर तो वो वहीं क्या बन गई, RNOR। तो 60 को काटने का तोहफा भी, 60 को काटने का तोहफा भी एग्जाम में मिल सकता है। पता लगा मिस्टर एक्स को बोल दिया ही इज अ मेंबर ऑफ क्रू, क्या बोल दिया भैया, ही इज अ मेंबर ऑफ क्रू, तो 60 मत लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, 182। तो उसके हिसाब से सॉल्व करूंगा, फिर उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके साथ सॉल्व करोगे तो यहाँ ROR नहीं बनेगा, क्या बनेगा, RNOR, क्योंकि 2 बार रेजिडेंट बनी नहीं रहा वो। 182 में चेक कर लेना चाहे, है ना। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, लिख लो भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 और 20, सब कर लोगे, बिल्कुल आसान लेंगे। कौन सा क्वेश्चन दिया मैंने, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ 15। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी ये मिस्टर एक्स वाला क्वेश्चन लिखवाया। व्हाट विल बी द आंसर इफ मिस्टर एक्स इज मेंबर ऑफ क्रू एंड गोज आउट ऑफ इंडिया। मिस्टर एक्स मेंबर ऑफ क्रू हैं और आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो इसमें RNOR होगा। नहीं घर से करके लाना सभी बच्चे। तो इसका हिंट दे देता हूं, क्या मिलेगा, गिफ्ट। 182 का तो RNOR होगा। अब जो इंडिया से बाहर जा रहा शिप मेंबर, उसको गिफ्ट क्या है, 60 को काट कर 182 अब करके लाना तुम। RNOR डिटरमाइन हिज स्टेटस, कैलकुलेट हिज। तो अगली क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं भाई, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये क्वेश्चन नंबर, ये जो होमवर्क में है। ये तो RNOR ही होगा। हाँ कोई बात नहीं, आ रहा है, बाकी बच्चों को सीख बता दो, कंफर्म कर दो। अगली क्लास में कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास कब होनी है, हाँ। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।